विनय बरूटा इस वक्त मुंबई के बोरीवली इलाके के एक फ्लैट में मौजूद था। रात के 9 बज रहे थे। शरीर पर नाइट सूट था। टेबल पर आधा खाली विस्की का गिलास रखा नजर आ रहा था। उसके अलावा फ्लैट पर कोई भी मौजूद नहीं था, जबकि सजे सजाए फ्लैट में ज़रूरत की हर वस्तु मौजूद थी। बरूटा ने सामने रखा फ़ोन उठाया और कन्हैया देवधर का नंबर मिलाने लगा। हेलो। कुछ पलों बाद कन्हैया की आवाज़ कानों में पड़ी। काम कर रहा है ना? हाँ, कन्हैया ने उधर से कहा। कहा है तो करूँगा ही। कब तक सारे सामान की तैयारी कर लेगा? कल शाम तक। तो कल रात को हम वॉल्ट के भीतर प्रवेश कर सकते हैं? बरूटा बोला। जल्दी मत कर, वॉल्ट में हम परसों रात प्रवेश करेंगे। परसों पक्का? पक्का, कन्हैया ने उधर से कहा और फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन हाथ में थामे बरूटा ने विस्की का गिलास उठाया, खाली करके वापस टेबल पर रखा। फिर मोबाइल से पुनः नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ बेल जाने लगी। लंबी बेल जाने के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो। औरत की कमज़ोर सी आवाज़ कानों में पड़ी। कैसी है माँ? विनय मेरे बेटे। आवाज़ में खुशी भरा कंपन आ गया। तू आ रहा है ना? अभी नहीं माँ। अभी नहीं? 2 महीने से तू कह रहा है कि अभी नहीं। तुझे देखे कितनी देर हो गई। करता क्या रहता है तू? पैसे भी तो कमाने हैं। बहुत है पैसे। तूने जो 2 लाख दिया था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ज़्यादा पैसों का हमें हमने करना भी क्या है? जो पैसे जितने हों वो भी कम है। ये बता, छोटी कैसी है? पिंकी? वो ठीक है, अभी छत पर सोने गई है। मैं भी उसके पास जाने ही वाली थी। राहुल? वो भी ठीक है। सुबह उसका फ़ोन आया था। पूना में उसके पेपर चल रहे हैं, पढ़ने में लगा हुआ है। बिना बरूटा के चेहरे पर मुस्कान छाई गई। सच बता, कब आएगा तू? जल्दी आऊँगा माँ। 20 दिन तक तो आ नहीं सकता। ऑफिस से इस तरह बार बार छुट्टी भी तो नहीं मिलती। तो नौकरी छोड़ दे। काम नहीं करूँगा तो पिंकी की शादी कैसे होगी? राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी कैसे बनेगा? उधर से माँ के गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। तू सो जा माँ। छोटी छत पर तेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं फिर फ़ोन करूँगा। तू जल्दी आने की कोशिश करना। जल्दी आऊँगा माँ। बिना बरूटा ने कहकर फ़ोन बंद किया। टेबल पर रखा, फिर नया गिलास तैयार किया और घूंट भरा ही था कि फ़ोन बजने लगा। गिलास रखा, बरूटा ने फ़ोन उठाया, बात की। हेलो। कन्हैया काम भी कर रहा है या नहीं? महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। कर रहा है, कुछ देर पहले उससे बात हुई है। परसों रात हमारे काम की रात होगी। परसों रात? हाँ। कल रात तक कन्हैया सब तैयारी कर लेगा। हमें एक बार फिर योजना पर गौर करना होगा। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उन्हें बेकार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि पुलिस को पता लगे कि यह काम हमने किया है। मेरे पास उस इमारत का बिजली की लाइनों का भी नक्शा है, परंतु तारे काटने से खास फ़ायदा नहीं होगा। तारे कटते ही प्रवेश गेट के पास रखा जनरेटर ऑन कर दिया जाता है, जिससे सीसीटीवी कैमरे काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम वॉल्ट में प्रवेश कर जाएंगे तो जनरेटर चलाने वाला तो वहाँ होगा नहीं। गनमैनों से निपट चुके होंगे हम। हाँ, ये तो है ही। विनय बरूटा ने सोच भरे स्वर में कहा। कल हम मिलेंगे, उधर से महाजन ने कहा। सुपर वर्ल्ड की इमारत में जा रही बिजली के तारों का नक्शा भी साथ लाना। मैं देखूंगा कि कौन सी तार काटने पर सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन कट जाता। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काम के वक्त मेन स्विच ऑफ कर दिया जाएगा तो तब तक कैमरे हमारे चेहरों को कैद कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। मेन स्विच ऑफ करने तक हम अपने चेहरों को ढांप लेंगे। ठीक है, परंतु हम कल मिलेंगे। हमें हर पहलू पर गौर करना है। महाजन की आवाज़ कानों में पड़ी। मिल लेंगे, बरूटा ने कहा और फ़ोन बंद करके टेबल पर रख दिया। गिलास उठाकर छोटे छोटे घूंट भरने लगा। साथ ही उठा और टीवी ऑन कर दिया। खबरों वाला चैनल लगा लिया। घूंट भरते वो खबरें भी सुन रहा था। 15 मिनट बीते कि कॉल बेल बजी। बिना बरूटा के होंठ सिकुड़े। नजरें दरवाजे की तरफ उठी। कौन हो सकता है? इस फ्लैट का तो पता कोई भी नहीं जानता। पड़ोसी होगा, ये सोचकर वो उठा और गिलास टेबल पर रखने के पश्चात सोफे की गद्दी के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और दरवाजे के पास पहुंचा। कॉल बेल पुनः बजी। उसने दरवाजे पर लगी आई मैजिक पर आंख लगाकर देखा। बाहर बेहद खूबसूरत युवती खड़ी दिखी। वो नागमणि थी। युवती को दरवाजे के बाहर पाकर विनय बरूटा ने रिवॉल्वर को पजामे में फंसाया और दरवाज़ा खोल दिया। नागमणि की खूबसूरती ने उसे हिलाकर रख दिया। वह हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। नागमणि मुस्कुराई, पलकें झपकाई। हेलो। विनय बरूटा के होठों से सिसकारी सी निकली। अंदर आने को नहीं कहोगे? नागमणि ने नटखट अंदाज में कहा। आओ आओ, कहने के साथ ही बरूटा दरवाजे से एक तरफ हट गया। नागमणि मस्तानी चाल से आगे बढ़ी और भीतर आ गई। बरूटा ने दरवाज़ा बंद किया। नागमणि नजरें दौड़ाती कह उठी। तुम्हारा घर तो खूबसूरत है। ये और भी खूबसूरत बन सकता है, विनय बरूटा ने मुस्कुराकर कहा। वो कैसे? अगर तुम यहाँ आकर रहने लगो। लगता है खूबसूरत चीज़ों के शौकीन हो। बहुत ज़्यादा। नागमणि आगे बढ़ी और सोफे पर जा बैठी। तुम क्या आस पड़ोस में रहती हो? बरूटा उसके सामने बैठता क्या उठा। तुम? नागमणि ने बरूटा को देखा। विनय बरूटा हो? हाँ। बरूठा मनी मन सावधान हुआ। मेरा नाम कैसे जानती हो? मेरा नाम नागमणि है। मेरा पता तुम्हें किसने दिया? किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं कई दिन से तुम पर नज़र रख रही हूँ। नागमणि ने सामान्य स्वर में कहा। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ बरूटा? पसंद करते हो मुझे? बरूटा ये जानकर मनी मन सतर्क हो गया था कि ये कई दिनों से उस पर नज़र रख रही है। तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा? तुम करते हो। मैंने तो जब से तुम्हें देखा है होश खो बैठा हूँ। कसम से। नागमणि मुस्कुराई।
तुम्हारी कसम। नागमणि की निगाह टेबल पर रखे गिलास पर गई। विनय बरूटा फौरन क्या उठा। लोगी, गिलास तैयार करूं? कोई फ़ायदा नहीं, ये चीज़ें मुझ पर असर नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? नागमणि जो हूँ मैं, मेरे शरीर में जहर के अलावा कुछ भी नहीं है। जो नशा जहर में है वो इन चीज़ों में कहाँ? बिना बरूटा ठहाका मारकर हंस पड़ा, बोला, मजाक अच्छा करती हो। नागमणि बरूटा को देखती रही, फिर बोली, मुझे हासिल करना चाहते हो? तुम्हें कौन नहीं हासिल करना चाहेगा? तुम जैसी चीज़ के साथ तो शादी करने में भी मुझे एतराज़ नहीं होगा। नागमणि मुस्कुराई। तुम मिन्नो के साथ ब्लैक डायमंड पर हाथ डालने जा रहे हो? नागमणि ने कहा। विनय बरूटा बुरी तरह चौंका, आंखें हैरानी से फैल गईं। मिन्नो कौन? मोना चौधरी। मैं उसे मिन्नो कहती हूँ। तुम उसके साथ मिलकर ब्लैक डायमंड, तुम्हें कैसे पता? विनय बरूटा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सब पता है मुझे। मैं तुम पर कई दिनों से नज़र रख रही। चाहती क्या हो तुम? विनय बरूटा को खतरे का एहसास हुआ। चिंता मत करो, हिस्सा नहीं चाहती। पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बरूटा की निगाह नागमणि पर टिक चुकी थी। मैं चाहती हूँ तुम और मिन्नो ब्लैक डायमंड पाने में सफल हो जाओ। विनय बरूटा की आंखें सिकुड़ी, होठ भिज गए। नाराज़ हो गए? तुम कुछ और चाहती हो, तभी मेरे पास आई। मुझे हैरानी है कि तुम्हें ब्लैक डायमंड के बारे में कैसे पता चला कि मैं मोना चौधरी के साथ मिलकर उसे पाने की कोशिश करने वाला हूँ। आखिर हो कौन तुम? नागमणि। ये तो तुम्हारा नाम हुआ, परंतु हकीकत में तुम कौन? नागिन हूँ। नागिन? विनय बरूटा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। हाँ। नागमणि मुस्कुराई। बकवास कर रही हो तुम, जो अपने को नागिन कह रही हो। मैं जानती थी कि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आएगा, तभी तो सच कह दिया। नागमणि मुस्कुरा रही थी। मैं अब तुम्हारे दिमाग को ऐसा बनाने जा रही हूँ कि तुम सिर्फ ब्लैक डायमंड को पाने की सोचोगे और उसे हर कीमत पर पाने की चेष्टा करोगे। मेरे से हुई सब बात को भूल जाओगे। सिर्फ ब्लैक डायमंड की तरह ब्लैक डायमंड ही तुम्हें याद रहेगा। तुम्हें मेरे तुम मेरे दिमाग को ऐसा बनाने जा रही हो? विनय बरूटा ने अजीब से स्वर में पूछा। हाँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या कोई भी किसी के दिमाग को अपने हिसाब से नहीं चला सकता? पर मैं ऐसा कर सकती हूँ बरूटा, मेरे पास शक्तियाँ हैं। बकवास कर रही हो तुम। सीधी तरह बताओ कि तुम चाहती क्या हो? कहने के साथ बरूटा ने पजामे में फंसी रिवॉल्वर निकालकर नागमणि की तरफ कर दी। बोलो, मामला क्या है? इसके साथ ही उसने नागमणि की आंखों में झाँका। बरूटा का आंखों में देखना ही गजब कर गया। अगले ही पल बरूटा को अपने मस्तिष्क में सनसनाहट दौड़ती महसूस हुई। फिर सब कुछ थम गया। रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे झुकता चला गया। नागमणि खुलकर मुस्कुराई। अब कैसा लग रहा है विना बरूटा? नागमणि ने पूछा। मैं ठीक हूँ। रिवॉल्वर टेबल पर रख दो। बरूटा ने ऐसे ही किया। इंसानों पर काबू करना कितना आसान है। नागमणि बड़बड़ाई। काश मैं इस तरह देवा और मिन्नो को भी वश में करके उनको पूर्वजन्म की दुनिया में ले जा सकती, परंतु उन दोनों पर अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह विद्या के नियम के खिलाफ है। उनसे मैंने काम लेना है तो उन पर अपनी शक्तियाँ नहीं आजमा सकती। बरूटा खामोश सा बैठा नागमणि को देख रहा था। अब तुम सब कुछ भूल चुके हो कि हम में क्या क्या बातें हुई। नागमणि बोली। हाँ, मैंने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि तुमने क्या करना है। मैंने हर कीमत पर ब्लैक डायमंड पाना है। अपनी पूरी ताकत लगा देनी है ब्लैक डायमंड पाने में। सही कहा। और ब्लैक डायमंड पाने के बाद उसे मिन्नो के हवाले कर देना है। हाँ, उसे मैं मोना चौधरी के हवाले कर दूंगा। ऐसा करते ही तुम मेरी शक्तियों से आज़ाद हो जाओगे, पहले की तरह हो जाओगे। बिना बरूटा ने कुछ नहीं कहा। मैं जा रही हूँ, नागमणि उठते हुए बोली। जो काम तुमसे कहा है वो तुमने पूरा करके दिखाना है। मैं ब्लैक डायमंड हासिल करके मोना चौधरी के हवाले कर दूंगा, विनय बरूटा ने शांत स्वर में कहा। नागमणि शांत भाव से पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। विनय बरूटा आगे बढ़ा और दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर इस तरह शांत भाव थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वापस सोफे पर बैठा और गिलास उठा लिया। घूंट भरा, परंतु मस्तिष्क में बार बार यही विचार आ रहे थे कि ब्लैक डायमंड को हासिल करके हर कीमत पर उसे मोना चौधरी के हवाले करना है। रात के 10 बज रहे थे। देवराज चौहान ने गली के किनारे पर ही कार रोकी और बाहर निकलकर पैदल ही गली में बढ़ गया। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। इस वक्त वो ब्लैक डायमंड के बारे में कम और गुड्डी के बारे में ज़्यादा सोच रहा था। वो फिर उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आई है। वो जानता था कि गुड्डी जो करती है उसके भले के लिए ही करती है, परंतु गुड्डी से बात करने का अंदाज, उसके शब्द उसे परेशान कर देते थे। गुस्सा आ जाता था उसे। पहले नागमणि आई, फिर गुड्डी आई। नागमणि उसे उसके पूर्व जन्म में ले जाना चाहती है। कहती है उसका अधूरा काम है, वो पूरा करना है। साथ में मोना चौधरी को भी ले जाना चाहती है। ये भी कहा उसने कि उसकी और मोना चौधरी की राहें एक हो चुकी हैं, परंतु स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया। यही कहा कि आने वाला वक्त उसे हर बात का जवाब देगा। यूं तो वह नागमणि की बात की ज़्यादा परवाह नहीं करता, परंतु गुड्डी का आना मामले की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहा था। गुड्डी ने कहा कि नागमणि उसे बर्बाद कर देगी। वो अपना चक्रव्यूह रच रही है। गुड्डू की गुड्डी की मौजूदगी ही मामले को गंभीर बनाने के लिए बहुत थी। अब उसे मामले के साथ साथ गुड्डी को भी भुगतना होगा। ये जानते हुए भी गुड्डी उसका भला करेगी, परंतु उसके सुलगा देने वाले शब्द उसे पागल कर देते थे।
एक बार पहले जब गुड्डी से वास्ता पड़ा था तो उस वास्ते को वो भूला नहीं था। हकीकत तो ये थी कि गुड्डी हवा थी, उसका कोई वजूद नहीं था। वो कोई ऊपरी ताकत थी जो कि उसका साथ देने के लिए नगीना का शरीर इस्तेमाल करती थी, उसके दिमाग पर काबू पा लेती थी। नगीना पर उसका पूरा अधिकार हो जाता था। नगीना नगीना नहीं रहती थी, गुड्डी बन जाती थी। मुंह से निकलने वाली आवाज़ नगीना की होती, परंतु लहजा गुड्डी का होता। नोट: पढ़िए अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास गुड्डी। नागमणि के आते गुड्डी का आ जाना देवराज चौहान को बेचैन कर देने के लिए काफ़ी था। पूर्व जन्म में प्रवेश करने को जब ग्रह जोर मारते तो हमेशा पेशीराम ही पहले आकर उसे खबर कर दिया करता था, परंतु नागमणि का कहना था कि वो पेशीराम नहीं आ पाएगा। अपनी शक्तियों से पेशीराम के आने के सब रास्ते नागमणि ने बंद कर दिए। देवराज चौहान के मन में ये जानने की इच्छा थी कि मोना चौधरी इन दोनों कहाँ पर है, परंतु ब्लैक डायमंड वाले काम में व्यस्त होने की वजह से अपना ध्यान मोना चौधरी पर नहीं लगाना चाहता था। साहब जी राम राम। देवराज चौहान की सोच टूटी। सामने किशन आ गया था। दांत फाड़े उसने ही राम राम की थी। देवराज चौहान से रिलाता आगे बढ़ता चला गया। साहब जी, मैं बिजली विभाग का बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। गार्ड की वर्दी पहने रात भर बिजली विभाग का ही काम करता हूँ। जगमोहन से पूछ लीजिए, वो मेरे काम से खुश। किशन। तभी टेंट के पास खड़े जगमोहन ने कहा, साहब को तंग मत कर, थके हुए हैं। किशन फौरन देवराज चौहान के पास से हट गया। गली के कोने में जाकर खड़ा हो जा, कुछ देर बाद प्रोग्राम शुरू करेंगे, जगमोहन ने पुनः कहा। किशन से रिलाकर गली के कोने की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान जगमोहन के पास पहुंचा। सब ठीक है? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, कोई समस्या नहीं है। जगमोहन अपने चेहरे से मिट्टी साफ करता क्या उठा, परंतु अब खुदाई करने में परेशानी आ रही है। अब गहराई में जाना पड़ रहा है। तुम्हारी लाई खुदाई की बैटरी वाली मशीन बढ़िया काम कर रही है। हमें खुदाई करते हुए वॉल्ट के बेसमेंट के कमरे के नीचे पहुंचना है। कम से कम 14 फीट गहरी खुदाई करते हुए आगे बढ़ना है। देवराज चौहान ने कहा। अब कितने फीट नीचे हो? 9 या 10 फीट। फिर तो कल का पूरा दिन लगेगा। रंजन लाल कहता है कि रात रात में हम 14 फीट की गहराई तक पहुंच जाएंगे और 10 फीट आगे भी पहुंच जाएंगे। इस हिसाब से तो कल शाम तक हम उस कमरे के ठीक नीचे होंगे। लगता तो है। दिशा चेक की कि खुदाई ठीक दिशा की तरफ हो रही है? देवराज चौहान ने पूछा। हम सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हर 2 घंटे बाद सुरंग में उतरकर सब कुछ चेक करता हूँ, जगमोहन बोला। देवराज चौहान सिरे लाता हुआ आगे बढ़ा और टेंट का पर्दा उठाकर भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन भी उसके पीछे भीतर आ गया। सोहनलाल गड्ढे में खड़ा झुका मिट्टी निकाल रहा था। टप्पू एक तरफ लेटा सिगरेट के कश ले रहा था। पता लगा कि कल तक हम उस कमरे के नीचे पहुंचने वाले हैं? देवराज चौहान क्या उठा। रंजन लाल तो ऐसे ही कहता है, सोहनलाल ने मिट्टी बाहर सरकाते हुए कहा। तुम क्या कहते हो? देवराज चौहान ने टप्पू को देखा। जो होगा कल पता चल जाएगा, टप्पू बोला। वैसे अब ज़्यादा देर नहीं रही। तो कल रात हमें उस कमरे के नीचे लगाने के बाद बारूद की ज़रूरत पड़ सकती है, देवराज चौहान ने कहा। शायद। टप्पू ने सिर हिलाया। तुम बारूद के एक्सपर्ट हो टप्पू, तभी तुम्हें इस काम में लिया था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमने उस कमरे के नीचे बारूद लगाकर उसका फर्श उखाड़ना है कि भीतर प्रवेश कर सके, परंतु बारूद इतनी कम मात्रा में लगना चाहिए कि उसका धमाका बाहर तक ना जाए। ज़मीन के इतने भीतर बारूद फटेगा, आवाज़ तो बाहर नहीं जाएगी, परंतु कंपन होगा। कितना कंपन? ज़्यादा नहीं, जैसे हल्का भूकंप होता है। आसपास की इमारतों वालों को ऐसा लगेगा। हम रात के वक्त बारूद लगाएंगे जब आसपास की इमारतों के ऑफिस बंद होंगे, देवराज चौहान ने कहा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन बात वॉल्ट की है, टप्पू बोला। वॉल्ट 4 बजे बंद हो जाता है तो हम शाम 5 बजे के बाद कभी भी धमाका कर सकते हैं। ऐसे में आसपास की इमारत वालों को यही लगेगा कि ये भूकंप का झटका था। हम रात को ही धमाका करेंगे। तुम्हारी मर्जी। बारूद कैसा चाहिए ये बता दो, देवराज चौहान ने टप्पू से कहा। टप्पू ने देवराज चौहान को देखा, फिर सोच भरे स्वर में क्या उठा। अगर बारूद का इंतज़ाम मैं ही करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम कर लो। कल दिन में आऊँगा बारूद लेने। कल दिन में जाऊँगा बारूद लेने। तभी जगमोहन टप्पू से क्या उठा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा दिन गुल रहो, यहाँ भी काम करना है तुमने। काम आगे नहीं बढ़ा तो बारूद का क्या फ़ायदा। मैं 2 घंटों में लौट आऊँगा, टप्पू बोला। 3 घंटे मत लगाना, देवराज चौहान, टप्पू बोला। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो रहे हैं, रात ही मुश्किल से निकलेगी। कल सुबह मैं ऑक्सीजन सिलेंडर ले आऊँगा, कार में टेंट के पास लाता हूँ ताकि खाली सिलेंडर उसमें रख दो। उसी वक्त सोहनलाल ने जगमोहन से कहा। मिट्टी के 15-20 थैले हो गए, इन्हें फेंक आओ, यहाँ जगह घेर रहे हैं। किशन को अभी 2 पैक लगवाता हूँ। जगमोहन मुस्कुराया। रिक्शे में वही रखेगा मिट्टी के थैलों को। देवराज चौहान टेंट से बाहर निकला और दूर खड़ी कार को गली के टेंट के पास ले आया। जगमोहन ने ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर कार की पिछली सीट पर रख दिए। सुबह आने को कहकर देवराज चौहान चला गया। उसने जगमोहन से नागमणि या गुड्डी की कोई बात नहीं की थी। वो नहीं चाहता था कि जगमोहन का दिमाग इस नाजुक मौके पर भटके। देवराज चौहान के जाते ही किशन भागा भागा पास पहुंचा। तुमने मेरी नौकरी की बात की साहब से? बात क्या करनी है, काम तो वही पड़ा है तेरा। इस वक्त तो बिजली विभाग की तो नौकरी कर रहा। वो तो ठीक है, पर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता, कार्ड मिल जाता तो तसल्ली हो जाती।
तेरी बढ़िया तसल्ली करा दूंगा, पर पहले तेरे को झुरझुरी गांव की लड़की से, तो उस लड़की से शादी करा दो जो तुम्हारे साथ भाग चुकी है, किशन ने व्याकुल स्वर में कहा। उसके लिए भी तेरे को लड़की के साथ झुरझुरी गांव जाना होगा, शादी तो वहीं पर होगी ना। तो मैं कल ही उस लड़की के साथ झुरझुरी गांव चला जाता हूँ, तुम लड़की को मुझसे मिलवा दो। उसके साथ अकेले गांव मत जाना, मैं तेरे साथ चलूँगा। ये काम खत्म हो लेने दे। अकेले क्यों नहीं, वो गांव के 2-3 मर्दों के साथ भी भाग चुकी है, उन मर्दों की बीवियाँ उसके साथ तेरे को भी धुन देंगी। क्या वो और भी लोगों के साथ भाग चुकी है? किशन हड़बड़ाया। तेरे को पहले ही बता चुका हूँ कि घर से भागने की उसकी पुरानी आदत है। मुंह लटक गया किशन का। यार जगमोहन, ये झुरझुरी गांव की लड़कियाँ कैसी हैं? लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, एक उसी लड़की में भागने की खराबी है। तू मेरी शादी उससे मत करा, किसी और लड़की से करा दे। झुरझुरी गाँव तो जाना ही है, वो वहाँ किसी और लड़की। ठीक है, तेरी शादी किसी और लड़की से करा दूंगा, जगमोहन ने हवा में हाथ नचाकर कहा। लड़की के घर वाले शादी को तैयार हो जाएंगे ना? क्यों नहीं, जगमोहन मुस्कुराया। तू बिजली विभाग में काम करता है, लाइन लग जाएगी लड़कियों की। सच में? पक्का सच। अब वक्त खराब मत कर, बोतल खोल और 2-3 पैक जल्दी से लगा ले। जल्दी से क्यों? मिट्टी की बोरियां रिक्शे में लादनी है, मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, भीतर काम करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, किशन ने कहा और एक तरफ रखी बोतल और 2 गिलास ले आया। तू ले। अभी मैं नहीं लूँगा। तो कब लेगा? जब मिट्टी फेंक कर आऊँगा। किशन ने फटाफट एक गिलास बनाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। दूसरा गिलास बना लिया। जगमोहन पास ही बैठा था। तभी किशन ने जगमोहन को कौनी मारी। जगमोहन ने किशन को देखा तो किशन की आंखों को फटा सा पाया। क्या हो गया तेरे को? जगमोहन हैरानी से बोला। वो देख, टोटा। जगमोहन ने तुरंत उधर देखा। जगमोहन के चेहरे पर भी हैरानी और उलझन आती चली गई। 15 कदमों के फासले वह युवती के रूप में नागमणि खड़ी थी। दूर सड़क पर से निकलते वाहनों की मध्यम सी रोशनी बार बार नागमणि पर पड़ रही थी और वह स्पष्ट दिखने लगती थी। क्या टोटा है? किशन पर शराब का नशा चढ़ने लगा था। ऐसी खूबसूरत चीज़ मैंने तो पहले नहीं देखी। जबकि जगमोहन सतर्क हो चुका था। ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है? जगमोहन, बोला किशन। चालू लगती है, बात कर और रात रंगीन कर लें। परंतु जगमोहन उसकी बात सुन ही कहाँ रहा था। उसके मन में तो ये चल रहा था कि इस युवती की वजह से हालात बिगड़ सकते हैं, इसे यहाँ नहीं आना चाहिए। किसी की नज़र पड़ गई तो वो भी यहाँ आ जाएगा और किसी गलती की वजह से उनका भेद भी खुल सकता है कि वो वॉल्ट में जाने के लिए ज़मीन के भीतर रास्ता बना रहे हैं। किशन नमकीन का पैकेट खोलता खुशी से कह उठा। सोचता क्या है, उसके पास जा और बात कर ले। नागमणि वहीं खड़ी इधर ही देखे जा रही थी। जगमोहन ने यह बात महसूस कर ली कि वो युवती उसे ही देख रही है। इस युवती को यहाँ से जल्दी चलता कर देना चाहिए, नहीं तो उनका काम खराब कर देगी। यह सोचकर जगमोहन उठा कि चौंका। युवती ने हाथ से उसे पास बुलाया था। जगमोहन तुरंत नागमणि की तरफ बढ़ गया। पास पहुँचते ही 3 कदम पहले ठिठकने पर मजबूर हो गया जगमोहन। नागमणि की आंखें इस अंधेरे में हीरे की तरह चमक रही थीं। इस कदर की जगमोहन विवश हो गया उसकी आंखों में देखने को। आंखों के भीतर का कवच उसे स्पष्ट नजर आया। आंखों की दोनों पुतलियों में लहराती नागिन दिखाई दे रही थी। नन्ही सी छोटी सी नागिन। ऐसी आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हैरत में पड़ गया जगमोहन, ठगा सा देखता रह गया। तभी नागमणि हौले से हंसी। जगमोहन हैरत भरे ख्यालों से बाहर निकला और नागमणि को देखने की चेष्टा की। कौन हो तुम? जगमोहन के होठों से निकला। मेरी आंखों का हाल देख रहा था जग्गू। नागमणि कह जग्गू नागमणि कह उठी। जग्गू? जगमोहन बुरी तरह चिंक उठा और आंखें फाड़े नागमणि को देखने लगा। जग्गू? तू जग्गू ही तो है, नहीं है क्या? ये तो मेरे पूर्व जन्म का नाम। मैं भी तेरे पूर्व जन्म से आई हूँ, मुस्कुरा रही थी नागमणि। पूर्व जन्म से? जगमोहन हक्का बक्का से उसे देखने लगा। नागमणि नाम है मेरा। नागमणि? जगमोहन के होंठों से निकला। मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। देवा का खास यार है तू, जन्मों जन्मों की दोस्ती है तेरी देवा से। जगमोहन ठगा सा नागमणि को देखता रह गया। ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? मजदूरों जैसे कपड़े, सिर से पाँव तक मिट्टी में डूबा। तुम मेरे पास क्यों? लेकिन नागमणि ने अपनी बात जारी रखी। ब्लैक डायमंड को पाने की चेष्टा हो रही है ना? जगमोहन से कुछ कहते ना बना। देखता रह गया नागमणि को। मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था। मेरा एक काम करेगा जग्गू? क्या? उसके होठों से निकला। देवा को पूर्व जन्म में ले चलना है, नागमणि ने कहा। नहीं, जगमोहन के होठों से निकला। वहाँ नहीं जाना है। क्यों जग्गू? वहाँ बहुत से अनजान खतरे हैं, उनसे मुकाबला करते करते हमारा बुरा हाल हो जाता है। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, कोई खतरा नहीं आने दूंगी। नहीं जाना हमें पूर्व जन्म में। देवा और मिन्नों की ज़रूरत है मुझे पूर्व जन्म में। उनका एक काम अधूरा पड़ा है माँ। चली जाओ यहाँ से। जगमोहन की आवाज़ में तेज़ी आ गई। मैं पूर्व जन्म में नहीं, देवा की ज़रूरत है मुझे, वो भी नहीं जाएगा। नागमणि उसे देखती मुस्कुराई, फिर हौले से हंसी। मैं तेरा इनकार सुनने नहीं आई जग्गू। क्या मतलब? तू देवा को पूर्व जन्म में चलने के लिए तैयार करेगा? कभी नहीं। जगमोहन के सर में दृढ़ता भर आई। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं कि तुझे अपने इशारे पर नचा सकती। भूल जा नागमणि। जगमोहन गुर्रा उठा। पंगा मत ले मेरे से, वरना तेरा वो हाल करूँगा कि। वही तेवर, वही अंदाज।
जग्गू, तेरे में तो कुछ भी नहीं बदला। चली जा यहाँ से। उस दुनिया से इस दुनिया में इसलिए नहीं आई कि तू कहे और मैं चली जाऊँ। नागमणि ने सरल स्वर में कहा। मैं तेरे को अपने वश में करके तेरे से अपना काम लूँगी। क्या कहा? अभी तूने मेरी आंखों का जलवा देखा ही कहाँ है? मेरी आंखों में देख, वहाँ तुझे बहुत कुछ नजर आएगा। परंतु जगमोहन ने उसकी आंखों में नहीं देखा। मेरी आंखों में देख जग्गू, नागमणि ने प्यार से कहा। नहीं, जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। तेरी आंखों में शक्तियाँ हो सकती हैं, बहुत समझदार है तू, पर तेरे को बता दूं कि मेरे अंग अंग में शक्तियाँ हैं। मेरे पास काम करने के बहुत तरीके हैं। मैं अपना काम पूरा करके रहती हूँ, मेरा कोई काम अधूरा नहीं रहता। तेरी आंखों में देख कर क्या होता? जगमोहन ने उसकी आंखों में नहीं देखा था। तुझे अपने वश में कर लेती, फिर तू वही काम करता जो मैं तुझे करने को कहती। बहुत खतरनाक है तू, खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक। लेकिन तू मेरी शक्तियों से बच नहीं सकता जग्गू। तू मेरे वश में होकर ही। तभी जगमोहन की टांग जोरों से घूमी, जो कि नागमणि की कमर पर पड़ी। नागमणि जोरों से लड़खड़ाई, परंतु फुर्ती से संभल गई। अब उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नजर आने लगी थी, बेहद खतरनाक मुस्कान। जगमोहन सतर्क खड़ा उसे देखता दांत भींचे क्या उठा। चली जाए यहाँ से। अगले ही पल नागमणि जगमोहन पर झपटी। जगमोहन ने फुर्ती से बचने की कोशिश की, परंतु नागमणि ने उससे भी ज़्यादा फुर्ती दिखाई और जगमोहन के शरीर से जा लिपटी। जगमोहन ने उसे अपने से अलग करने की चेष्टा की, परंतु सफल न हो सका। उधर नागमणि उससे लिपटते ही अपना दायां हाथ उसके माथे के पास उस जगह पर धीरे धीरे फेरने लगी जहां इंसान का दिमाग होता है, जबकि जगमोहन उसे अपने से अलग करने की चेष्टा कर रहा था। नागमणि ने अपनी हरकत जारी रखी। शीघ्र ही जगमोहन की हरकतें शांत पड़ने लगी। नागमणि को अपने से जुदा करने की कोशिशें बंद हो गईं। पूरी तरह शांत हो गया जगमोहन। अब उसके चेहरे पर, उसकी हरकतों पर कोई एतराज़ नहीं था। फिर नागमणि जगमोहन से अलग हुई। जगमोहन शांत खड़ा था। जग्गू, नागमणि का स्वर शांत था। अब तू मेरी हर बात मानेगा? हाँ, जगमोहन के होठों से निकला। तू सब समझ रहा है, परंतु मेरी बात को तू मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तेरे को अपने वश में कर लिया है। ना चाहते हुए भी तू मेरा कहा करेगा। करेगा ना जग्गू? बोली नागमणि। जगमोहन चुप रहा। जवाब दे जग्गू। हाँ, परंतु जगमोहन के चेहरे पर अब गुस्से के भाव भी थे। मेरे से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्तियाँ ही अजब गजब है। नागमणि हूँ मैं। नागमणि शांत स्वर में कह रही थी। तो सुन, तुझे क्या करना है। जिस ब्लैक डायमंड को तू पाने की चेष्टा में, उसे हर हाल में पाना है। तेरे को ब्लैक डायमंड से क्या मतलब? सवाल मत कर, सिर्फ वो काम सुन जो तूने करने हैं। नागमणि का स्वर शांत था। दूसरा काम यह है कि तूने हर हाल में देवा को पूर्व जन्म में चलने के लिए तैयार करना है। समझ गया, जगमोहन बोला। मैं जा रही हूँ अब। मेरा असली रूप देखेगा क्या? असली रूप? ले देख, नागमणि ने कहा, और अगले ही पल वो नागिन में बदलती चली गई। जगमोहन की निगाह नागिन पर थी, जो कि तेज रफ्तार से सरकती अंधेरे में खो गई। जगमोहन के मस्तिष्क में तूफान सा उठ खड़ा हुआ था, परंतु उस तूफान में सबसे आगे दो बातें ही उसे समझ आ रही थी कि ब्लैक डायमंड उसे हर हाल में हासिल करना है, और देवराज चौहान को पूर्व जन्म में जाने के लिए तैयार करना है। बाकी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जगमोहन पलटा और किशन की तरफ चल पड़ा। किशन बोतल खोले धड़ाधड़ पिए जा रहा था। उसकी निगाह इस तरफ ही रही थी। जगमोहन उसके पास जा बैठा तो किशन दांत फाड़कर बोला, पटी नहीं क्या? भाव ज़्यादा कह रही होगी। जगमोहन चुप रहा। पैसे कम थे तो मेरे से ले लेता। 150 रुपये मेरे पास पड़े थे, कितना मांग रही थी? चुप कर। मूड खराब हो गया लगता तेरा कि वो हाथ में नहीं आई। चिंता मत कर, जब कोई दूसरा ग्राहक नहीं मिलेगा तो यहीं पलट जाएगी। साली चीज़ शानदार थी। किशन ने अपने सिर को झटका दिया। ज़्यादा चढ़ गई लगती है आज। मुझे लगा जैसे वो खड़े खड़े सांप बन गई हो। आज तो शराब ने घुमा दिया। मिट्टी रिक्शे पे लाद, बाकी बाद में पीना, जगमोहन ने कहा। तूने बताया नहीं क्या? कितना मांग रही थी? जगमोहन ने उसे घूरा, फिर क्या उठा। जानता वो कौन थी? कौन थी? झुरझुरी गांव की वही लड़की जिसके बारे में तेरे को पहले बता चुका हूँ। झुरझुरी गांव की थी वो? किशन चौंका। साली बम थी। क्या कह रही थी? उसे आदत है घर से भागने की, वो फिर मुझे भाग चलने को कह रही थी। तूने उससे मेरी शादी की बात की? नहीं। क्यों? तूने ही तो मना कर दिया था कि अब उस लड़की से शादी नहीं करेगा जो हर किसी के साथ भाग जाती। मैं करूँगा, उसी से शादी करूँगा। साली क्या बम चीज़ थी? मुझे पहले नहीं पता था। अब मैं उससे ही शादी करूँगा। पर वो तो गई, अब 25 दिन से पहले नहीं लौटेगी। क्यों? वो किसी और के साथ भागने को कह गई है मुझसे। तूने भागने से क्यों मना कर दिया? देखा नहीं कि बिजली विभाग का काम चल रहा है, काम बीच में छोड़कर गया तो नौकरी चली जाएगी। ये बात तो है। चल, मिट्टी की बोरियां रिक्शे में रख, जल्दी से खड़ा हो जा। देवराज चौहान बंगले पर पहुंचा तो नगीना को वहां टहलते पाया। नगीना, तुम इस वक्त? देवराज चौहान के होंठों से निकला। हरामी के। नगीना के होंठों से निकला। ये मैं हूँ चौहान, तेरी गुट्टी। देवराज चौहान चौंका, संभला, नगीना की आंखों में झांका। ये लहजा नगीना का नहीं था, गुड्डी का था। वही गुड्डी जो हवा थी, जिसका कोई वजूद दिखता नहीं था परंतु वजूद था। पहले भी गुड्डी से वास्ता पड़ चुका था देवराज चौहान का। नगीना के मस्तिष्क पर, जुबान पर, शरीर में जैसे घुस आती थी गुड्डी। सामने नगीना होती परंतु बात गुड्डी करती थी। नगीना के शरीर पर गुड्डी का पूरा कंट्रोल होता।
देवराज चौहान अभी तक इतना ही समझ पाया था कि गुड्डी कोई रहस्यमय शक्ति है जो कि उसका भला करने आ जाती है जब वो पूर्व जन्म के किसी मामले को लेकर मुसीबत में होता या मुसीबतें आने वाली होती। पहले भी गुड्डी ने उसे कई बार बचाया था, पढ़ें उपन्यास गुड्डी। लेकिन देवराज चौहान को गुड्डी से बात करने का अंदाज़ पसंद नहीं था। गुड्डी से बात करने के अंदाज़ और गालियों से वो खींच उठता था। सिर्फ इसी कारण वो गुड्डी के संपर्क में नहीं रहना चाहता था और वही गुड्डी अब फिर सामने थी। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। मैंने तेरे को जाने को कहा। तेरे कहने से क्या होता है? अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मर्ज़ी से जाऊँगी। तेरी कोई औकात नहीं कि तू मुझे जाने को कहे। तो अपनी भाषा ठीक कर, गालियाँ देनी बंद कर। देवराज चौहान बोला। यही तो मेरी पहचान है। नगीना के होंठों से गुड्डी का तीखा स्वर निकला। मैं जो करती हूँ तेरे भले के लिए करती हूँ। अब तक तुझे समझ जाना चाहिए था चौहान। मैं ऐसी भाषा नहीं सुन पाता। सुनेगा तो तर जाएगा। तेरा वक्त बहुत अच्छा चलेगा। तो अब मुसीबत में फंसने वाला है चौहान। कैसी मुसीबत? नागमणि आई ना तेरे पास? हाँ, तुझे कैसे? मुझे सब पता रहता है चौहान। उसी की वजह से तो मुझे आना पड़ा, वरना मेरे पास वक्त ही कहाँ होता है किसी के पास जाऊँ। तेरे से ज़्यादा मुसीबत में फंसे लोग हैं जिनके काम मुझे करने होते हैं। लेकिन अचानक ही बड़ी शक्तियों का संदेश आया कि तेरे पास जाऊँ। यहाँ पहुँची थी कि देखा नागमणि तेरे से मिलकर गई है। तू भारी मुसीबत में पड़ने वाला है। नागमणि तेरे को बर्बाद करने आई है। वो तेरा सब कुछ बिखेर देगी। तेरे को उससे बचना है कि नहीं? बचना है तो मुझे जाने के लिए क्यों कहता है? तू गालियों की भाषा में बात मत कर। मैं ऐसे ही बात करूँगी। दूसरे तो कहते हैं कि उन्हें गालियाँ दे, पर मैं ऐसे भी किसी को गालियाँ नहीं दे सकती। तेरे को जितनी गालियाँ दूंगी उतना ही तेरा भला होगा चौहान। देवराज चौहान नगीना को देखता रहा। नगीना के होंठों से गुड्डी के अंदाज में शब्द निकल रहे थे। नागमणि तेरे को और मोना चौधरी को पूर्व जन्म में ले जाना चाहती है, गुड्डी ने कहा, परंतु उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। वो तेरे को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तेरा वो हाल करेगी कि तू फिर कभी पूर्व जन्म से वापस नहीं आ सकेगा। ये कैसे हो सकता है? जब पूर्व जन्म का वक्त खत्म होता है तो वापस आना ही होता है। पर नागमणि ऐसी चाल चलेगी तो कभी भी वापस नहीं आ सकेगा। वो बहुत कुछ चाहती है। क्या चाहती है? फालतू मत सवाल कर। गुड्डी की आवाज़ में तीखापन आ गया। मुझे अभी अभी पता चला है कि नागमणि कुछ देर पहले जगमोहन से भी मिली। क्या? देवराज चौहान चौंका। उसने जगमोहन को वश में कर लिया है। उसे दो काम करने को कहा है। एक तो ब्लैक डायमंड को पाना और दूसरे तेरे को पूर्व जन्म में चलने के लिए तैयार करना। मेरे पास इस बात का साइन आ रहा है कि उसने दो और लोगों को भी वश में करके कुछ काम करने को कहा है। दो और कौन? यह पता लगाना पड़ेगा। परंतु तेरे को और मोना चौधरी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। नागमणि सीधे सीधे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुम दोनों पर नहीं कर सकती। नागमणि चाहती क्या है? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा। इस बात का जवाब तेरे को ब्लैक डायमंड देगा, गुड्डी ने कहा। ब्लैक डायमंड? जिसे तू पाने की चेष्टा कर रहा है। परंतु ये जान ले कि वह हीरा वीरा नहीं है। लेकिन तेरे कर्मों में जो खेल लिखे हैं उस हिसाब से तुझे उस तक पहुँचना ही था। वो ब्लैक डायमंड तूने या मिन्नू ने हासिल करना ही था। उसे कब से तुम दोनों का ही इंतज़ार था, गुड्डी ने शांत स्वर में कहा। आखिर ब्लैक डायमंड है क्या? नगीना मुस्कुरा उठी। उसके होंठों से गुड्डी का स्वर निकला। इतना उतावला क्यों हो रहा है? पहले उसे हासिल कर, जवाब खुद ही तेरे को मिल जाएगा। एक बात और। क्या? पिछली बार तेरे को बताया था कि तेरे को 7 जन्म मिले। ये तेरा तीसरा जन्म चल रहा है, याद है मुझे। अब तेरे जन्म 7 से बढ़कर 13 हो गए हैं। 13? हाँ, तू 13 बार जन्म लेगा। और ये कौन तय करता है कि कौन कितने जन्म लेगा? देवराज चौहान बोला। मैं नहीं जानती। बड़ी शक्तियों की तरफ से लिखा हुआ हमारे सामने आ जाता है। 13 जन्मों की बात मेरे सामने आई तो तेरे को बता दी। हर बात पर सवाल मत किया कर, मेरा वक्त ख़राब होता है। नगीना के होंठों से गुड्डी की आवाज़ निकल रही थी। अब तेरे को हर वक्त सतर्क रहना होगा नागमणि से। तुमने बताया कि नागमणि अपनी शक्ति सीधे सीधे मुझ पर नहीं आजमा सकती। तो फिर मुझे नागमणि से क्या डर? उसकी चालों से डर है तुझे, उसके षड्यंत्र से डर है तुझे। तू नहीं समझ सकेगा कि क्या काम, क्या बात वो क्यों कर रही है, और तू उसके शब्दों के जाल में फंस जाएगा। इतना कच्चा नहीं हूँ मैं कि नागमणि के सामने तो कच्चा ही है। कच्चा ना होता तो मुझे आना ही नहीं पड़ता। अब तू नगीना को हर वक्त अपने पास ही रखेगा। इससे मुझे आसानी रहेगी तेरे से बात करने। हर वक्त मैं नगीना को साथ नहीं रख सकता। इस वक्त काम कर, कोशिश कर कि नगीना तेरे पास ही रहे। कोशिश कर चौहान। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिला दिया, फिर बोला। क्या मुझे पूर्व जन्म में जाना होगा गुड्डी? इसका जवाब तो तुझे तेरा ब्लैक डायमंड ही देगा। पहले उसे हासिल कर। लेकिन मोना चौधरी? देवराज चौहान ने कहना चाहा। मैं जा रही हूँ, कई काम करने हैं मैंने। तेरी बातें तो ख़त्म ही नहीं होंगी। जगमोहन का क्या होगा? तूने बताया कि नागमणि ने उसे वश में। उसकी फ़िक्र मत कर, वक्त आने पर मैं उसे ठीक कर दूंगी। जब ज़रूरत हो बुला लेना, आ जाऊंगी मैं। अगले ही पल खामोशी छा गई। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से नगीना को देख रहा था। नगीना की आंखों में छाई अगले ही पल खामोशी छा गई। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से नगीना को देख रहा था। नगीना की आंखों में छाई कांच जैसी चमक गायब हो गई थी। वो अब सामान्य दिखने लगी थी। देवराज चौहान को देखते ही नगीना मुस्कुराकर कह उठी।
आप बहुत दिन से आए नहीं थे तो सोचा मैं ही आपके पास आ जाती हूँ। अच्छा किया जो तुम आ गई। देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। मुझे डर था कि मेरे इस तरह आने से आप नाराज़ ना हो जाएं। पहले कभी नाराज़ हुआ हूँ जो आ जाऊँगा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर नगीना को बाहों के घेरे में ले लिया। खाना खा लिया आपने? अभी तो नहीं। अब कुछ दिन मैं आपके साथ ही रहूँगी, मेरा मन है। बेशक रहो। जगमोहन कहाँ है? वो किसी काम में लगा हुआ है। चलो पहले कुछ खाए आएं। दोनों बाहर निकले, दरवाज़ा लॉक किया और कार में बैठकर चल पड़े। रात के 11 बज चुके थे। नागमणि युवती के रूप में एक बाज़ार में टहल रही थी। यूँ तो इस वक्त दुकानें बंद थीं, परंतु खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट खुले थे और वहाँ रौनक थी। नागमणि उसी रौनक को निहार रही थी। जलती रंग बिरंगी लाइटें उसे बहुत अच्छी लग रही थीं। ये सब कुछ इसी दुनिया में देखा था। ये दुनिया उसकी दुनिया से जुदा थी। रंगीनी के मामले में वो दुनिया नीरस थी, परंतु ये दुनिया, यहाँ के लोग उसे अच्छे लग रहे थे। यहाँ की सब बातें वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी, ताकि अपनी दुनिया में पहुंचकर जब भी इस दुनिया की हलचलों को याद करे तो अपने मस्तिष्क में सब कुछ स्पष्ट देख सके। हर कोई खुश और मस्त लग रहा था यहाँ। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। नागमणि ने कार को देखा। काले रंग की कार, काले शीशे। कार में म्यूज़िक तेज़ स्वर में चल रहा था। भीतर से युवकों के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी कार के आगे पीछे के काले शीशे नीचे हो गए। पीछे वाली सीट पर बैठे युवक ने चेहरा बाहर निकालकर ऊंचे स्वर में कहा, चलती हो, मज़े करा देंगे। नागमणि के चेहरे पर शांत भाव रहे। उसी पल आगे वाली खिड़की की सीट पर बैठा युवक कह उठा, हम हैं, शराब है, तुम्हारी कमी है। आ भी जा। तभी एक और युवक सिर आगे करके बोला, 2,000 देंगे? 3 ले लेना। दमदार चीज़ है, 5,000 देंगे। चल जल्दी से अंदर आ जा। इसके साथ ही कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया गया। नागमणि शांति से उन्हें देखती रही, खड़ी रही। सामने ही रेस्टोरेंट था। 2 परिवार वहाँ से बाहर निकल रहे थे, परंतु युवकों की आवाज़ें सुनकर उनका ध्यान भी इस तरफ हो गया और वो ठिठक कर इधर ही देखने लगे। नखरे लगा रही है, ये तो आ ही नहीं रही। कार के भीतर से अन्य लड़के की आवाज़ आई, भाव बढ़ाना चाहती है साली। कहने के साथ ही कार के खुले दरवाजे से एक युवक बाहर निकला और आगे बढ़कर नागमणि की कलाई पकड़कर कार की तरफ खींचा। चल, पैसे की परवाह मत कर। नागमणि ने कलाई को झटके से छुड़ाया। युवक ठिठक कर नागमणि को देखने लगा। नाराज़गी चेहरे पर नाच उठी। चला जाए यहाँ से, नागमणि ने शांत स्वर में कहा। चला जाऊँ? युवक नशे में था और गुस्से में भर उठा। झपट कर उसने पुनः नागमणि की कलाई पकड़ी। चुपचाप कार में बैठ जा, वरना उठाकर भीतर डाल देंगे और पैसे भी नहीं मिलेंगे। परंतु वो नागमणि को एक कदम भी नहीं खींच पाया। नागमणि अपनी जगह अटल खड़ी रही। युवक हाथ पकड़े उसे खींचने की चेष्टा करने लगा। उसी पल नागमणि का मुंह खुला और होठों से मध्यम सी फुफकार निकलकर युवक पर पड़ी। युवक ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ दिया, परंतु तब तक युवक का शरीर स्याह नीला पड़ने लगा था। वो अपनी जगह खड़ा का खड़ा रह गया। समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, तो कार में बैठे लड़के क्या समझ पाते। नागमणि पलटी और वहाँ से आगे बढ़ गई। अरे, कार में बैठा लड़का क्या उठा, वो तो गई। तभी बाहर खड़ा युवक नीचे जा गिरा। ये तो गिर गया, इसे क्या हुआ? दूसरी आवाज़ आई। ज़्यादा पीली होगी, हजम नहीं हुई। नागमणि शांत भाव से चलती सड़क किनारे पर पहुंची और फुटपाथ पर आगे बढ़ने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर से गाड़ियां आ जा रही थीं। कभी कभार कोई उसके पास से भी निकल जाता था। नागमणि इस दुनिया की चकाचौंध का लुत्फ उठा रही थी। सब कुछ नया और अचरज में डालने वाला लग रहा था उसे। मेरी बेटी। तभी नागमणि के कानों से नाग बाबा की आवाज़ टकराई। नागमणि ठिठकी और फुर्ती से वापस पलटी। 4 कदमों की दूरी पर मानवीय रूप में नाग बाबा मौजूद था। बाबा कहने के साथ ही नागमणि लपकी और नाग बाबा के सीने से जा लगी। मेरी बेटी। नाग बाबा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते क्या उठा। कैसी है मेरी बेटी? बहुत अच्छी, नागमणि ने खुश होकर कहा। तुम बहुत खुश होकर यहाँ की दुनिया देख रही हो, नाग बाबा ने कहा। हाँ बाबा। नागमणि नाग बाबा से जुदा होते खुश होकर कह उठी। यहाँ सब कुछ मेरे लिए नया है। यहाँ के लोग कितनी अच्छी तरह रहते हैं। कारें हैं कहीं भी आने जाने के लिए। बड़े बड़े होटलों में लोग खाना खाते हैं। परंतु बाबा, मैंने देखा कुछ लोग भूखे पेट भी सो रहे हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता। अपने अपने कर्म है मेरी बेटी। ये दुनिया अजीब सी है, लेकिन अच्छी लगी मुझे। आप कैसे यहाँ आ गए बाबा? आना पड़ा तेरी लापरवाही देखकर। लापरवाही? मैंने ऐसा क्या कर? तू इस दुनिया के रंगों में खो रही है, जबकि तेरी राह में कठिनाइयाँ आती जा रही हैं। नागमणि की आंखें सिकुड़ी। क्या बात है बाबा? पेशीराम ने बड़ी शक्तियों से शिकायत की है कि तू देवा को लेने इस दुनिया में आ रही है। देवा से जो काम लेना चाहती है उससे देवा की जान को खतरा है। अगर देवा या मिन्नू को कुछ हो गया तो वह कैसे देवा मिन्नू में दोस्ती कराकर श्राप से मुक्ति पा सकेगा? उसे फिर से देवा और मिन्नू के अगले जन्म लेने का इंतज़ार करना होगा। ये तो सामान्य सी शिकायत है बाबा। इस सामान्य शिकायत पर बड़ी शक्तियों ने देवा मिन्नू को तुमसे बचा कर रखने के लिए किसी को भेजा है। गुड्डी नाम से पुकारा जाता है उसको, और वो देवा की पत्नी नगीना के भीतर अपनी जगह बना चुकी है। ओह, नागमणि के होंठों से निकला। तो अब मुझे उस शक्ति का भी मुकाबला करना होगा। हाँ, कहने को वो छोटी छोटी शक्ति है,
परंतु वो काबिल गुड्डी है, उससे निपटने में तुझे परेशानी आ सकती है। नागमणि बरवसी मुस्करा पड़ी, बोली, बाबा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ये बात नहीं बेटी, मैं तो तुम्हें सतर्क करने आया हूँ कि मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। कोई भी गुड्डी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुड्डी ने मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी की तो मैं सब संभाल लूँगी। मेरी ताकतें जवान हो चुकी हैं बाबा। मैं तो तुम्हें आगाह करने आया था। शुक्रिया बाबा। गुड्डी जानती है कि तुमने परसों विनय बरूटा और जग्गू को अपने वश में कर लिया है। उनसे मनचाहा काम ले रही हो। गुड्डी को कम मत समझ। तेरा तो वजूद है नागमणि, परंतु गुड्डी का तो कोई वजूद भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं। बिना शरीर के होकर भी वो तेरे मुकाबले पर उतर रही है। मैं उसे मज़ा चखा दूंगी। नागमणि क्रोध से भर गई। यह आसान नहीं होगा, तुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी इसके लिए। तुम देखना बाबा, तुम्हारी बेटी अपने मकसद में पूरी तरह सफल रहेगी। नाग बाबा ने नागमणि के सर पर हाथ फेरा, फिर कहा, अपनी पत्नी को पाने के लिए मैंने कितनी तपस्याएं की। 200 बरस लग गए, तब जाकर इस काबिल हुआ कि उसे बेवरा की कैसे आज़ाद करा सकूं। मैं सिर्फ अपनी नागिन को वापस पाना चाहता हूँ। मैं माँ को बेवरा की कैसे आज़ाद करा लूँगी बाबा, नागमणि ने दृढ़ स्वर में कहा। वही मेरी दुनिया है, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, और वो भी जाने किस हाल में होगी, नाग बाबा ने भर्राए स्वर में कहा। नागमणि ने नाग बाबा का हाथ पकड़कर थपथपाया और प्यार से कह उठी, आप जाकर आराम कीजिए। आपकी नागमणि माँ को लाकर आपके सामने खड़ा कर देगी। खुश रहे मेरी बेटी, नाग बाबा ने भर्राए स्वर में कहा। उसी पर नाग बाबा नागमणि के सामने से ऐसे गायब हो गए जैसे वहाँ कभी हुई नहीं, जबकि नागमणि गंभीर हो उठी। चेहरे पर कठोरता उभरने लगी। गुड्डी, नागमणि के होठों से फुफकार निकली। अगले दिन 11 बजे मोना चौधरी ने विना बरूटा को फ़ोन किया। कन्हैया ने काम पूरा किया कि नहीं, मोना चौधरी ने पूछा। काम हो रहा है मोना चौधरी, मैं इस वक्त कन्हैया के साथ ही हूँ और सामान का इंतज़ाम कर रहे हैं हम। मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा करके ब्लैक डायमंड हासिल करना चाहता हूँ। जब सारे सामान का इंतज़ाम हो जाए तो बता देना, मोना चौधरी ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महाजन सामने ही कुर्सी पर बैठा कॉफ़ी के घूंट ले रहा था। मेरे ख्याल में आज का पूरा दिन लग जाएगा, मोना चौधरी बोली। कल रात ही काम हो सकेगा। मतलब कि हम फुर्सत में दिन भर, महाजन ने कहा। हाँ, हमें कोई। तुम्हारा क्या ख्याल है बेबी, कि कन्हैया स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा काट लेगा? वो कहता है तो ये काम कर लेगा, ये उसका काम है। उस अद्भुत ब्लैक डायमंड के ग्राहक के बारे में सोचा है कि वो किसे बेचा जाएगा? मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। क्या हुआ, महाजन ने कहा। अगर वो वास्तव में इतना अद्भुत और हैरान कर देने वाला है तो उसे मैं अपने पास रखना पसंद करूँगी। ये तो अच्छी बात है, वो नायाब है, महाजन ने कहा, परंतु बरूटा को उसकी आधी कीमत देनी है। उसे मैं अपने पास से दूंगी। तो ब्लैक डायमंड की कीमत कैसे लगाई जाएगी, महाजन ने पूछा। कीमत बिना बरूटा लगाएगा, ये बात मैं उस पर छोड़ दूंगी। महाजन सिरे लाकर रह गया। कॉफ़ी का खाली प्याला उसने टेबल पर रखा। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। मोना चौधरी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो अगले ही पर हड़बड़ा उठी। सामने ब्रीफ के स्थान में पारसनाथ खड़ा था। तुम? मोना चौधरी के होठों से निकला। पारसनाथ ने गहरी सांस ली और भीतर आता क्या उठा। गजब हो गया मोना चौधरी। महाजन की निगाह भी पारसनाथ पर आ टिकी। मोना चौधरी दरवाज़ा बंद करके पलटी और माथे पर बल डाले पारसनाथ को देखती क्या उठी। क्या हो गया? गजब हो गया। नागमणि सितारा को उठाकर ले गई। वो कहती है सितारों को पाने के लिए पूर्व जन्म में प्रवेश करना होगा। नोट, पाठकों को बता दें कि सितारा पारसनाथ की पत्नी है और पूर्व उपन्यासों में पारसनाथ जब अपने पूर्व जन्म में गया था तो वहीं से सितारा को अपने साथ ले आया था और ब्याह कर लिया था। कौन नागमणि? महाजन के होठों से निकला। मैं नहीं जानता वो कौन है, परंतु वो खुद को हमारे पूर्व जन्म से आई बताती है, और कल दोपहर में वो अचानक ही उस कमरे में दिखाई दी जहाँ मैं और सितारा मौजूद थे। उसने मुझसे पूर्व जन्म में आकर सितारा को ले जाने को कहा और सितारा का हाथ पकड़ लिया, तो देखते ही देखते सितारा उसके साथ गायब हो गई। पारसनाथ के चेहरे पर कहते हुए परेशानी झलकने लगी थी। वो बार बार बेचैनी से अपने हाथों को मल रहा था। ब्रीफ केस नीचे रख दिया था। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ चुकी थीं। उसने महाजन को देखा। महाजन के चेहरे पर भी उलझन दिखाई दे रही थी। सितारा को ले जाने की वजह नहीं बताई उसने? महाजन ने पूछा। नहीं, महाजन बेचैन था। सॉरी, पारसनाथ बेचैन था। हैरानी है कि कोई इस तरह पूर्व जन्म से आकर सितारा भाभी को ले गया, महाजन सोच भरे स्वर में क्या उठा। और वो तो मैं कह रही है कि पूर्व जन्म में आकर सितारा को ले जाओ, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो कल से ही परेशान हूँ महाजन। सितारा के बिना मेरा मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। हर समय सितारा की याद ही सताती रहती है कि वो जाने किस हाल में होगी। आखिरकार एक ही बात सूझी कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम लोगों के पास आऊँ। हमें पूर्व जन्म में जाकर सितारा को लाना। तुम्हें किसने बताया कि हम यहाँ इस होटल में? मोना चौधरी क्या उठी। कल तुमने ही तो फ़ोन पर बताया था। मैंने? नहीं, हमारी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। तो महाजन ने बताया होगा। पारसनाथ ने महाजन को देखा। मैंने? महाजन क्या उठा। जब से मुंबई आया हूँ हमारी फ़ोन पर कोई बात ही नहीं हुई। मोना चौधरी की निगाह पारसनाथ पर थी। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला कि तुम लोग यहाँ हो? पारसनाथ व्याकुल स्वर में क्या उठा। सितारा की फ़िक्र करो,
वो इस वक्त जाने किस मुसीबत में होगी। हमें पूर्व जन्म में जाना होगा मोना चौधरी, वहाँ से सितारा को हर हाल में बचा कर लाना है वो पारसनाथ। महाजन गंभीर स्वर में बोला। पूर्व जन्म में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। हम तो रास्ते को भी नहीं जानते जो पूर्व जन्म में जाता है। जब जब भी पूर्व जन्म में गए हालात ही हमें वहाँ ले गए। किसी चक्रव्यूह का तूफान उठता है और हम उसमें फंसकर पूर्व जन्म में पहुँच जाते। तुम मेरी सितारों को बचाना नहीं चाहते। पारसनाथ झल्ला उठा। यह तू क्या कह रहा है पारसनाथ? महाजन गंभीर स्वर में बोला। हम सितारा भाभी को ना बचाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मोना चौधरी एक टक पारसनाथ को देख रही थी। तुम्हें सितारा की चिंता है तो फ़ौरन पूर्व जन्म में चलो, लेकिन जो काम कर रहे हो वो पूरा कर लो। ब्लैक डायमंड को हासिल कर लो, उसे भी अपने साथ पूर्व जन्म में ले चलेंगे। मोना चौधरी के माथे पर बल पड़े। लेकिन हम पूर्व जन्म में प्रवेश करने का रास्ता नहीं जानते, महाजन बोला। रास्ता मैं तलाश कर लूँगा, पारसनाथ ने अधीर स्वर में कहा। तुम तलाश कर लोगे? हाँ, मैं तलाश कर लूँगा। तुम लोग जल्दी ब्लैक डायमंड को हासिल करो। सितारा मेरी जान है, उसके बिना ज़िंदगी बिताने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। मेरे साथ दो सितारा को बचाने में। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव नाच रहे थे। महाजन के चेहरे पर उलझन थी। वो बोला, तुम पूर्व जन्म का रास्ता कैसे तलाश कर लोगे? पता नहीं, लेकिन मैं कर लूँगा। मैंने अपनी सितारा को बचाना है। पूर्व जन्म में जाकर नागमणि को तलाश करके सितारा को उससे वापस लाना है। मैंने हमेशा तुम लोगों का साथ दिया है, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा सितारा को वापस लाने में। हिम्मत मत हार पारसनाथ, हम तेरे साथ हैं। सब्र से काम ले। महाजन गंभीर था। पूर्व जन्म में जाना मजाक नहीं है। वहाँ हमारे लिए सैकड़ों खतरे बड़े पड़े हैं। वहाँ गए और फंस गए। हमें सोचना है कि तेरे को सितारा की चिंता नहीं है महाजन। पारसनाथ गुस्से से कह उठा। पागलों जैसी बातें मत कर। चिंता होती तो तू पूर्व जन्म में खतरों की बात ना करता। महाजन ने मोना चौधरी से कहा। बेबी, नागमणि कौन है पूर्व जन्म में? नागमणि के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मेरे पूर्व जन्म के जीवन में वो मौजूद थी या नहीं। मोना चौधरी की नज़रें पारसनाथ पर थी। पर मुझे इस बात की बहुत हैरानी हो रही है कि पूर्व जन्म से कोई नागमणि आई और सितारों को ले गई। यह हमारे जीवन की पहली घटना है कि पूर्व जन्म वालों ने कोई ऐसी हरकत की हो। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? पारसनाथ की आवाज़ में गुस्सा भर आया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा पारसनाथ, तुम खामा का गुस्सा हो रहे हो। मोना चौधरी मुस्कुराई। तुम मुस्कुरा रही हो जबकि मेरी सितारा खतरे में। शांत रहे पारसनाथ, महाजन ने कहा। हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे हैं। फिर महाजन ने मोना चौधरी को देखकर कहा, बेबी, एक गंभीर मामला है कि कोई इस तरह पूर्व जन्म से आकर सितारा को उठाकर पूर्व जन्म में ले जाए। हमें पूर्व जन्म का रास्ता तलाश करना होगा कि वहाँ जाकर हम सितारा भाभी को वापस। पहले ब्लैक डायमंड हासिल कर लो। पारसनाथ फ़ौरन क्या उठा। उसे साथ ले चलेंगे पूर्व जन्म में। महाजन ने अजीब सी निगाहों से पारसनाथ को देखकर कहा, पारसनाथ, ब्लैक डायमंड का पूर्व जन्म में जाने से क्या वास्ता? कोई वास्ता नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि ब्लैक डायमंड जैसी नायाब चीज़ को छोड़ना भी ठीक नहीं। उसमें हैरान कर देने वाले गुण हैं। ऐसे डायमंड को तो हर कोई पाना चाहेगा। तुमने अभी कहा कि पूर्व जन्म का रास्ता तुम तलाश कर लोगे। मोना चौधरी शांत स्वर में बोली। हाँ, पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। कैसे तलाश कर लोगे? पता नहीं, पर तलाश कर लूँगा। मेरा मन कहता है कि मैं रास्ता तलाश कर लूँगा, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी के चेहरे पर मुस्कान ठहरी। तुम्हारी बात है, तुम्हारा व्यवहार इस वक्त तुमसे मेल नहीं खा रहा, मोना चौधरी बोली। क्या मतलब? मैंने पारसनाथ को इतना अधीर होते कभी नहीं देखा। पहले कभी मेरी सितारा का इस तरह अपहरण भी तो नहीं हुआ। ये क्या छोटी बात है कि कोई पूर्व जन्म से आकर मेरी पत्नी को उठाकर ले जाए। मैं तो ये सोचकर घबराया पड़ा हूँ कि हमें पूर्व जन्म में जाकर वहाँ के खतरों से दो चार होना पड़ेगा। तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचो मोना चौधरी कि मुझे। तुम पारसनाथ ही हो? मोना चौधरी गंभीर स्वर में क्या उठी। क्या मतलब? पारसनाथ ने दोनों हाथ आपस में मलते हुए कहा। तुम मेरे पारसनाथ होने पर शक कर रही हो? क्यों महाजन, तुम भी क्या ऐसे ही सोचते हो? सुन ली तुमने मोना चौधरी की बातें? आज मुझे तुम लोगों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने तुम्हें हमेशा शांत देखा है, परंतु इस वक्त तुम बच्चे की तरह मचल रहे हो सितारों को पाने के लिए, पूर्व जन्म में जाने के लिए, जबकि तुम्हें सब्र के साथ काम लेना चाहिए। हम लोग पूर्व जन्म में जाने का रास्ता तलाश नहीं कर सकते। वहाँ जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हम में से कोई अकेला जा ही नहीं सकता। देवराज चौहान और मेरे ग्रह जब इकट्ठे होकर पूर्व जन्म में जाने को जोर मारते हैं तो तब किसी भी जगह से पूर्व जन्म में जाने का रास्ता तैयार हो जाता है और हम पूर्व जन्म में प्रवेश कर जाते हैं और वो रास्ता फिर पहले की तरह बंद हो जाता है। पूर्व जन्म की वो दुनिया कहाँ पर बसी हुई है हम आज तक नहीं जान पाए। ये बातें मुझे पेशीराम यानी फ़कीर बाबा ने ही बताई थी। ऐसे में तुम कैसे पूर्व जन्म जाने का रास्ता तलाश कर सकते हो पारसनाथ? तो मेरी सितारा का क्या होगा? पारसनाथ ने परेशान स्वर में कहा। महाजन की निगाह मोना चौधरी पर गई। हम पूर्व जन्म में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक देवराज चौहान न चाहे। तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि वहाँ जाने को मेरे और देवराज चौहान के ग्रह जोर न मारें और वहाँ जाने के हालात पैदा ना हो जाएं। वह हमारे बीते जन्म की रहस्यमय दुनिया है। पेशीराम ने बता रखा है कि हमारे पहले जन्म के कई अधूरे काम बाकी हैं। वो पूरे करने के लिए हमें जाना पड़ता है पूर्व जन्म में, और कोई ना कोई काम सुधार कर ही वापस लौटना होता है।
जब भी पूर्व जन्म जाने का वक्त आता है तो पेशीराम तब मेरे पास ज़रूर आता है खबर देने, पर अभी तक वो नहीं आया। तुम कहना क्या चाहती हो सकता है नागमणि ने तुमसे झूठ बोला कि वो सितारा को पूर्व जन्म में ले जा रही है, जबकि वो इसी धरती पर कहीं हो। तुम जल्दी मत करो और मुझे सोचने दो कि ये सब क्या हो रहा है। तब तक सितारा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा सितारा को। मोना चौधरी का जड़ दृढ़ हो गया। पूर्व जन्म का कोई भी इंसान मेरे किसी साथी का हित करने की हिम्मत नहीं रखता। नागमणि अगर सितारा को पूर्व जन्म में ले गई है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हम पूर्व जन्म में जाकर सितारा को ले आएंगे। परंतु इतना बता दूँ कि नागमणि को सितारा से नहीं, मुझसे और देवराज चौहान से काम होगा, और वो उस काम को करवाना चाहती। मोना चौधरी, पारसनाथ ने टोका। क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि देवराज चौहान को मैं मेरे साथ पूर्व जन्म में जाना चाहिए? जाना नहीं चाहिए। वो या मैं अकेले पूर्व जन्म में जा नहीं सकते। पेशीराम ने बता रखा है कि मेरे और देवराज चौहान के ग्रह एक खास समय में मिलते हैं, तभी पूर्व जन्म जाने का कोई रास्ता हमें मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि पूर्व जन्म में ऐसे कई काम अधूरे हैं जो हमें मिलकर ही निपटाने होते हैं। तो तुम इस बारे में देवराज चौहान से बात करो, पारसनाथ ने कहा। मोना चौधरी के चेहरे पर सख्तियाँ ठहरी। महाजन गंभीर हो उठा। यह संभव नहीं, मोना चौधरी के होंठों से निकला। क्यों? पारसनाथ ने परेशान स्वर में कहा। उसे सामने देखती हूँ तो जाने क्यों मुझे गुस्सा आ जाता है। उससे बात नहीं करूँगी। ये सितारा के जीवन का सवाल है। तुम्हारी सितारा को कुछ नहीं होगा, मेरी बात का भरोसा करो। अगर पूर्व जन्म में प्रवेश करने का वक्त करीब आ गया तो हालात खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे और तुम्हें सितारा की ज़रा भी परवाह नहीं है। पारसनाथ दांत भींच कर क्या उठा। मोना चौधरी ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। तुम्हें अपनी पड़ी है कि तुम देवराज चौहान से बात करने नहीं जाओगी। ऐसा करने से क्या तुम्हारा सिर नीचा हो जाएगा? तुमने सब कुछ मेरे लिए करना है, सितारा के लिए करना है। इस वक्त तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शक होने लगा है कि जैसे तुम पारसनाथ हो ही नहीं। मोना चौधरी बोली। तो अब तुम्हें मेरे पारसनाथ होने पर शक हो रहा है? पारसनाथ कड़वे स्वर में क्या उठा। क्योंकि तुम सितारा को नागमणि की कैसे आज़ाद करा लेने की जिम्मेवारी से कतरा रही हो, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे काम आया। तुमने जब जब कहा मैं आंखें बंद करके खतरे में कूद गया, और जब तुम्हारी बारी आई तो? पारसनाथ, महाजन सख्त स्वर में बोला। अपनी ज़ुबान पर काबू रखो। ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। तुम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। बेबी ठीक कहती है कि तुम इस वक्त अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। ऐसा व्यवहार तुम करोगे ये सोचा ही नहीं जा सकता। यह बातें अगर तुम फ़ोन पर कर रहे होते तो हम यही समझते कि कोई आवाज़ बदल कर हमसे बातें कर रहा है। सितारा की वजह से तुम्हारा दिमाग हिल गया है जो। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, पारसनाथ चीख कर बोला। सितारा को बचाने के बारे में सोचने की अपेक्षा तुम लोग मुझ पर ही पागल होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मैं पागल क्यों नहीं होऊंगा? पारसनाथ गुस्से से महाजन को देखता रहा। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी गंभीर सी पारसनाथ को देख रही थी। नागमणि ने और क्या कहा तुमसे? मोना चौधरी ने पूछा। वही कहा जो बता चुका हूँ। ज़्यादा बात नहीं हुई और वो सितारों को लेकर गायब हो गई। देखने में कैसी लगती थी नागमणि? पारसनाथ ने नागमणि का हुलिया बताया। परंतु मोना चौधरी को नागमणि की कहीं भी याद नहीं आई। तुम चाहो तो देवराज चौहान से बात कर सकते हो। मोना चौधरी के उठी। मैं? पारसनाथ अचकचाया। हाँ, देवराज चौहान को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और बेहतर होगा ये बात तुम ही देवराज चौहान से करो तो। तुम्हें क्या हर्ज है? मोना चौधरी बोली। पारसनाथ ने बेचैनी से मोना चौधरी को देखा और क्या उठा। क्या तुम सितारा की खातिर पूर्व जन्म में जाने को तैयार हो? क्यों नहीं पारसनाथ, वो मेरी बहन जैसी है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोना चौधरी बोली। पारसनाथ के चेहरे पर राहत अवश्य उभरी, परंतु वह व्याकुल दिखता रहा। उसे शांत होता पाकर महाजन क्या उठा। तुम नहा धो लो पारसनाथ, उसके बाद कॉफ़ी और कुछ खाने को मंगाते हैं। पारसनाथ भी हल्का होना चाहता था। वो नहाने के लिए बाथरूम में गया तो महाजन ने धीमे से कहा। यह अजीब बात है बेबी कि पूर्व जन्म से नागमणि आकर सितारा भाभी को अपने साथ ले गई और कह गई कि हम पूर्व जन्म में आकर सितारा को वापस ले जाएं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि। पारसनाथ में इस वक्त बहुत बदलाव आया हुआ है। मोना चौधरी क्या उठी। कभी कभी तो दिल कहता है कि जैसे वो पारसनाथ है ही नहीं। इस तरह की बातें उसने पहले कभी नहीं की। सितारा भाभी के अपहरण की वजह से परेशान होगा, महाजन बोला। लेकिन पारसनाथ इस तरह परेशान होने वालों में से नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो बेबी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मोना चौधरी सोच भरे स्वर में बोली। नागमणि के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? महाजन ने पूछा। नहीं, शायद देवराज चौहान जानता हो नागमणि को। पता नहीं। अब क्या करें हम? आराम से बैठ जाओ, ब्लैक डायमंड को हासिल करने पर ध्यान दो। महाजन ने मोना चौधरी को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला। हमें सितारा के बारे में कुछ करना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना होगा नागमणि करेगी, तभी मामला हमारी समझ में आ पाएगा। मैं समझा नहीं। मुझे यकीन नहीं कि कोई पूर्व जन्म से आकर सितारा का अपहरण करके ले जा सकता है, परंतु पारसनाथ की बात को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम सितारा को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो नागमणि जो भी है चुप बैठने वाली नहीं। वो हमें हमारे पूर्व जन्म में बुलाना चाहती है। उसे हमसे काम होगा, सितारा से नहीं। महाजन कुछ नहीं कह सका। अभी चुप रहो और देखो आगे क्या होता है। यह भी हो सकता है कि नागमणि ने सितारा को इसी दुनिया में रखा हो और वो खुद भी यहीं हो। जब तक सारा मामला हमारी समझ में नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो पारसनाथ हमें चैन से नहीं बैठने देगा। उसकी हालत तुम देख ही चुकी हो।
किसी तरह पारसनाथ को शांत करना। एक बात समझ नहीं आई बेबी, महाजन बोला। इन हालातों में भी पारसनाथ ब्लैक डायमंड पाने पर जोर दे रहा है और साथ ही उसे पूजने में ले चलने को कह रहा था। यह अजीब बात है। पारसनाथ ने ज़रूरत से ज़्यादा खुद को परेशान कर लिया है। उसे किसी तरह समझाकर शांत रखो और वक्त बीतने दो। मुझे पूरा यकीन है कि नागमणिया में कुछ ना कुछ करते पाकर वो खुद ही कुछ करेगी और हम मामला जान सकेंगे। टप्पू 10 बजे ये कहकर चला गया था कि वो बारूद का इंतज़ाम करने जा रहा है और 2 घंटों में वापस आ जाएगा। तब रंजन लाल खुदाई की सुरंग में घुसा मिट्टी खोद रहा था। चूँकि अब सुरंग गहरी हो गई थी, इसलिए मिट्टी को बाहर निकालने में दिक्कत हो रही थी। रंजन लाल मिट्टी खोदता। जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती तो उसे किसी तरह खींच खींच कर सोहनलाल तक लाता और दोबारा जाकर मिट्टी खोदने लगता। इससे वक्त भी ज़्यादा लग रहा था और मेहनत भी ज़्यादा लग रही थी। काम की रफ्तार कम हो गई थी। सब थके टूटे पड़े थे, परंतु काम से हटने को कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि मंजिल बेहद करीब थी। कभी भी सुपर वर्ल्ड के कमरे की दुनिया सामने आ सकती थी। सुरंग जैसा वो रास्ता इतना चौड़ा था कि एक आदमी पैरों के बल बैठकर आगे बढ़ सकता था या घुटनों के बल चलता हुआ आगे जा सकता था। परंतु सुरंग की गहराई ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन मास्क लगाना ज़रूरी था, अगर ज़्यादा देर सुरंग में रहना हो तो। सोहनलाल थका सा कुछ कमज़ोर लग रहा था। मिट्टी की बोरियां भर रहा था। जगमोहन टेंट से बाहर था। वही कपड़े, सिर से पाँव तक मिट्टी में डूबा। कई दिनों से नहाया तक नहीं था। नहाया क्या, खाने का वक्त भी नहीं था उसके पास। राधे घाट की नीली वर्दी पहने डंडा थामे गली के किनारे पर खड़ा था। थोड़ी देर पहले वो जगमोहन के लिए खाने को समोसे लेने गया था कि 2 कारें गली के भीतर लोग पार्क कर गए थे और उसकी ड्यूटी थी कि गली के भीतर कोई गाड़ी पार्क ना करे। वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि गाड़ी के मालिक जल्दी से आएँ और गाड़ी गली के भीतर से निकाल लें। तभी राधे टहलता हुआ जगमोहन के पास आया और बोला, आज साहब नहीं आए? आ जाएंगे, अभी तो दिन के 12 ही बजे। जगमोहन ने थके से कहा, मेरी नौकरी का भी काम करवा देते तो। ये खुदाई पूरी होने दे, तेरी नौकरी तो पक्की है। सोहनलाल साल भर के लिए गांव जा रहा है। गांव जा रहा है? हाँ, साहब को बंदे तो चाहिए ही होंगे। तेरा काम तो पक्का हो जाएगा। और किशन? उसके बारे में अभी सोचा नहीं। तू क्या चाहता है, उसकी नौकरी लगवा दूँ? मेरी लगने के बाद लगवा दो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी ज़रूर लगवा देना। राधे क्या उठा। किशन भी यही कहता था कि मेरी नौकरी लग जाए, राधे की बेशक न लगे। सब अपने मतलब की तो सोचेंगे। राधे मुस्कुराया। तो कब बात करोगे साहब से मेरे बारे में? बात तो कर ही रखी है, बस फाइनल करनी है। 2 दिन में तेरी साहब से बात फाइनल करा दूंगा। ऊपर वाला तुम्हें खुश रख के तरक्की दे तुम्हें। कहता हुआ राधे पुनः गली के किनारे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन को टप्पू के आने का इंतज़ार था। वो 2 घंटे में आने को कहकर गया था, तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था। 12 बज रहे थे। तभी सोहनलाल की मध्यम सी आवाज़ उसने सुनी। वो उसे पुकार रहा था। जगमोहन तुरंत अपनी जगह से उठा और टेंट में प्रवेश कर गया। सोहनलाल गड्ढे के बाहर निकला खड़ा था। सुरंग से रंजन लाल बाहर निकल रहा था। क्या हुआ? तेरे को खुदाई के लिए भीतर जाना होगा, ये थक गया है। सुरंग से निकलकर रंजन लाल ने चेहरे पर से ऑक्सीजन मास्क निकाला। वो सिर से पाँव तक मिट्टी में डूबा हुआ था। शरीर पर बहने वाले पसीने ने मिट्टी को कीचड़ जैसा बना दिया था। टप्पू नहीं आया? रंजन लाल गड्ढे से बाहर निकलता क्या उठा। आ जाएगा, सोहनलाल बोला। 2 के 3 घंटे भी लग सकते हैं उसे। जगमोहन गड्ढे में उतरा और झुकते हुए सुरंग जैसे रास्ते में प्रवेश कर गया। ऑक्सीजन मास्क लगा लिया था। रंजन लाल एक तरफ बैठ गया। सोहनलाल पुनः गड्ढे में उतरा और वहाँ पड़ी मिट्टी को बोरी में भरने लगा। मिट्टी को भीतर से खिसकाकर तुम तक लाने के लिए एक बंदा और होना चाहिए था, रंजन लाल ने कहा। जरा से काम का करोड़ों रुपया उसे भी देना पड़ता। सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। अब मिट्टी को खिसकाकर लाने की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो गई है, ये भी तो देखो। देवराज चौहान बाहर जाने को तैयार हुआ तो नगीना भी तैयार हो गई। तुम क्या बंगले पर जा रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। अगले ही पल नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक आ गई। देवराज चौहान ने उस चमक को पहचाना। चौहान, नगीना तुम्हारे साथ जाएगी। नगीना के होठों से गुट्टी के लहजे वाली आवाज़ निकली। इसका मेरे साथ क्या काम? मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वहाँ जाना। वहाँ तुम लोगों पर मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? नगीना साथ होगी तो तुम्हें मुसीबत से बचा लेगी। ये भी तुम्हारे साथ जाएगी चौहान। देवराज चौहान चाहकर भी इनकार नहीं कर सका। देवराज चौहान ने रास्ते में से 4 ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदे और कार में रखवा कर चल पड़ा। दिन के 2 बज रहे थे। तुमने कहा गुड्डी की जगमोहन को नागमणि ने अपने वश में कर लिया है, देवराज चौहान बोला। हाँ। गुड्डी गंभीर स्वर में कह उठी। तो जगमोहन में कैसा बदलाव होगा इस वक्त, या नहीं होगा? देख लेना, वहीं जा रहे हैं, गुड्डी बोली। वो काम तो ठीक ढंग से कर रहा है। काम ठीक कर रहा है, गुड्डी ने कहा, परंतु तुम अब उसके सामने जाओगे तो नागमणि के वश करने का असर देख सकोगे। देवराज चौहान चुप कर गया, फिर कुछ न कहा। देवराज चौहान कार को उस गली के भीतर लेता चला गया। अब गली के भीतर कोई कार नहीं थी। वो दोनों कारें जा चुकी थी। अभी अभी राधे टहलता वहां पहुंचा था कि देवराज चौहान की कार को आते पाकर जोरदार सलाम ठोका उसने। देवराज चौहान कार को आगे टेंट के पास ले जाता चला गया। कार की आवाज़ सुनकर रंजन लाल टेंट से बाहर निकला। देवराज चौहान ने कार से बाहर निकलते हुए रंजन लाल से पूछा, जगमोहन कहाँ है? वो भीतर खुदाई कर रहा है, रंजन लाल ने कहा।
उसकी नज़रें नगीना पर गई। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक थी। कार में से ऑक्सीजन सिलेंडर निकालो। रंजन लाल कार के पास पहुंचा और पिछला दरवाज़ा खोला। टप्पू आ गया काम करके? देवराज चौहान ने पूछा। अभी नहीं। रंजन लाल गैस का सिलेंडर भीतर से बाहर खींचता कह गया। क्या उठा? कब गया था? 10 बजे। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। टप्पू वक्त पर आ जाए तो वो टप्पू नहीं। रंजन लाल मुस्कुराकर बोला। उस साले का कुछ पता नहीं। जगमोहन को भीतर गए 2 घंटे हो चुके हैं। वो बाहर आने वाला होगा। उसके बाद मैं भीतर जाऊंगा। रंजन लाल सिलेंडर उठाए टेंट के भीतर चला गया। देवराज चौहान ने नगीना की आंखों में झांका, जहाँ कांच जैसी चमक मौजूद थी। तुमने कहा था कि यहाँ मुसीबत आने वाली है, देवराज चौहान ने कहा। तभी स्कूटर की फटफट सुनाई दी। दोनों की निगाहें गली के मोड़ की तरफ गई। लो, आ गई मुसीबत। नगीना के होंठों से गुड्डी जैसा स्वर निकला। गली के मोड़ पर लंबी मूछों वाला एक आदमी दोपहिया वाले स्कूटर पर सवार था, जो कि पुराना स्कूटर था, और बार बार उसे रेस दे रहा था। नहीं तो उसके बंदे बंद हो जाने का खतरा था। वहीं गली के मोड़ पर ही एक बोर्ड रखा था, जिस पर लिखा था कि बिजली विभाग के कर्मचारी कार पर है। असुविधा के लिए खेद है। कल तक दोनों बोर्ड गली में टेंट के बाहर रखे थे, परंतु राधे ने आज सुबह ही एक बोर्ड उठाकर गली के किनारे पर रख दिया था। राधे को उसने इशारे से पास बुलाया। जी साहब, राधे बोला। ये बोर्ड कैसा है? मूछों वाले ने सामने रखे बिजली के बोर्ड की तरफ इशारा किया। बिजली विभाग वालों का है। वो उधर बिजली विभाग का काम हो रहा है। राधे ने गली में दीवार के साथ लगे टेंट की तरफ इशारा किया। खूब। उसने स्कूटर की रेस बढ़ाई। दूर खड़े देवराज चांद और नगीना को देखा। वो दोनों कौन है? वो बिजली विभाग वाले साहब है, साथ में कोई मैडम है। आज ही आई है पहली बार। कब से काम हो रहा है? कई दिन हो गए, लेकिन आप क्यों पूछ? मैं भी बिजली विभाग में इंस्पेक्टर हूँ, उसने कड़वे स्वर में कहा। ओह, राधे ने फौरन सलाम मारा। सलाम जी। मैं भी बहुत जल्दी बिजली विभाग में नौकरी करने वाला हूँ। दोनों की बातों के बीच स्कूटर की रेस का शोर बहुत हो रहा था। वो बार बार रेस दे रहा था। तू है कौन, और यहाँ गली में किस बात की नौकरी कर? आसपास की इमारतों वालों ने मुझे गार्ड की नौकरी पर रखा है कि मैं गली में किसी कार को पार्क ना होने दूँ। एकाएक उसने स्कूटर को जोरों से रेस दी। स्कूटर जोरों से उछला और गली में सीधा आगे बढ़ा और कार के पास जाकर रुक गया। उसका अंदाज़ा था वही जो पहले था, स्कूटर की फटफट और बार बार रेस देते रहना। देवराज चौहान और नगीना उससे महज 3 कदमों की दूरी पर थे। वो देवराज चौहान को देखता व्यंग भरे स्वर में क्या उठा। मैं इस इलाके का बिजली विभाग का इंस्पेक्टर हूँ, और बिजली विभाग का काम यहाँ हो रहा है और मुझे पता तक नहीं। पता तो चले कि तुम लोग कौन से शहर के बिजली विभाग के हो और यहाँ कौन सी केबल डाल रहे हो, टेंट और बोर्ड लगाकर। वैसे मेरा नाम नारंगी लाल सेठी है। इस इलाके के लोग खूब मुझे पहचानते। कमीने कुत्ते, तू यहाँ क्या कर रहा है? एकाएक नगीना के होठों से गुट्टी की करारी आवाज़ निकली। तेरे को पता नहीं इस वक्त तुझे कहाँ होना चाहिए? तेरी बीवी तेरे लंगोटी एयर के साथ भाग रही है। उसने अपने घर का सारा सामान, सोना, गहने समेट लिए हैं और उसके साथ कार में बैठी अब बैंक जा रही है। बैंक से वो सारा पैसा निकालेगी और भाग जाएगी। फिर वो तेरे को नहीं मिलने वाली। नौकरी की आड़ में तूने बहुत रिश्वतें ली हैं। अब वो सब कुछ तेरे हाथों से जा रहा है, तो कंगला हो जाएगा। उसके बाद तू शराब में डूब जाएगा और किसी भी काम के काबिल नहीं रहेगा। तेरी नौकरी भी छूट जाएगी। तेरी पीने की आदत की वजह से तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जल्दी से अपनी पत्नी के बैंक पहुंच जा। वो तुझे अपने यार के साथ वहीं मिलेगी। यार तो बाहर कार में बैठा ही तुझे वहां आया पाकर भाग जाएगा, और तेरी पत्नी भी तुझे बैंक में देखते ही सीधी हो जाएगी। अब खड़ा खड़ा अपनी माँ क्या मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से चला जा, वरना तेरी पत्नी भाग गई तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुड्डी बोलती जा रही थी। नारंगी लाल सेठी तब तो कुछ टेढ़ा दिखा जब गुड्डी ने बोलना शुरू किया था, परंतु उसके बाद उसका चेहरा शांत पड़ता चला गया। स्कूटर पर बैठा उसे रेस वैसे ही देता रहा। गुड्डी बोले जा रही थी। तभी उसने क्लच दबाकर गियर डाली और स्कूटर को मोड़ते हुए वापस चला गया। गली से बाहर निकल गया। रंजन लाल अब तक तीसरा ऑक्सीजन सिलेंडर टेंट में ले जा रहा था। गुड्डी अब चुप हो गई थी। नगीना का चेहरा तप सा रहा था। देवराज चौहान गुड्डी को देखकर क्या उठा। तुमने क्या किया उसके साथ? मैंने उसका दिमाग घुमा दिया। उसका ध्यान अब इस तरफ नहीं जाएगा कभी। वो सामने की सड़क से निकलेगा तो इधर भी नहीं देखेगा। यहाँ का सब कुछ मैंने उसके दिमाग से निकाल दिया है। उसे पता ही नहीं होगा कि वो यहाँ आया था। तूने बहुत बुरी तरह फंस जाना था चौहान। ब्लैक डायमंड पाने का सपना तेरा अधूरा रह जाता। उसने अभी पुलिस को फ़ोन कर देना था और तुम लोगों को पुलिस आने से पहले भागना पड़ता। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली, फिर बोला। और तुमने जो उसे उसकी पत्नी के बारे में कहा, वो सच है। मेरा वजूद ही ऐसा है कि झूठ नहीं बोल सकती, परंतु कुछ बातों में झूठ भी बोला जाता है, जिससे सामने वाले का भला हो। मैंने उसका इस्तेमाल किया, उसका दिमाग घुमाकर उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे में अगर मैं उसका कोई भला कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी। सच में उसकी पत्नी उसके ही दोस्त के साथ भाग रही है, परंतु अब सब ठीक कर लेगा वो सीधा उस बैंक पहुँच रहा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी राधे पास आया और पुनः देवराज चौहान को सलाम मारकर बोला। साहब जी, वो कौन था? वो भी अपने को बिजली विभाग वाला बता रहा था, और वो बेईमान आदमी था। नगीना के होठों से गुड्डी का शांत स्वर निकला। चला गया। तुम गली के किनारे पर खड़े हो जाओ। राधे सिर हिलाकर गली के मोड़ की तरफ बढ़ गया। रंजन लाल जब कार से चौथा सिलेंडर लेने आया तो बोला। जगमोहन बाहर आ गया है।
इसके साथ ही वो कार में पड़ा आखिरी सिलेंडर उठाने लगा। देवराज चौहान टेंट की तरफ बढ़ गया। नगीना उसके साथ थी। दोनों पर्दा उठाकर टेंट के भीतर चले गए। सोहन लाल गड्ढे में खड़ा मिट्टी को सीमेंट की खाली बोरी में भर रहा था। जगमोहन एक तरफ बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसके चेहरे पर थकान दिखाई दे रही थी। नमस्ते भाभी। सोहन लाल नगीना को देखते ही क्या उठा। जगमोहन उन्हें देखते ही फौरन उछलकर खड़ा हो गया। भाभी तुम यहाँ? जगमोहन क्या उठा। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक थी, होठों पर मुस्कान। वो जगमोहन को देख रही थी। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से जगमोहन को देखा। कोई नई खबर? देवराज चौहान ने पूछा। काम बढ़िया ढंग से चल रहा है। जगमोहन एकाएक कुछ बेचैन हो उठा था। भीतर का रास्ता अब काफ़ी लंबा हो गया है। मिट्टी निकालने में बहुत वक्त लग जाता है। काम की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन अब हमारी मंजिल दूर नहीं रही। जगमोहन ने सिर हिलाकर नगीना को देखा। तुम यहाँ कैसे आ गई भाभी? यूं ही। नगीना मुस्कुराई। तुम्हारे भाई को देखे 15 दिन हो गए थे तो सोचा मैं ही मिलाऊं। वो तो ठीक है, परंतु तुम काम की जगह पर क्यों आ गई? जगमोहन के सर में उलझन थी। तुम्हारे भैया लाए? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर कहा। तुम पहले तो भाभी को इस तरह काम की जगह पर नहीं लाए। रंजन लाल चौथा ऑक्सीजन सिलेंडर भी भीतर ले आया था। तभी सोहनलाल ने उसे कहा, चल रंजन, भीतर जाकर काम शुरू कर। रंजन लाल ने सिर हिलाकर देवराज चौहान से कहा, ये कौन है? उसका इशारा नगीना की तरफ था। तुम काम की तरफ ध्यान दो, देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में ये मैडम तुम्हारी पत्नी है। बातों से मुझे यही लगा। रंजन लाल पुनः बोला। रंजन, सोहनलाल ने टोका, काम रुका हुआ है, जल्दी कर। रंजन लाल आगे बढ़ा और गड्ढे में उतरकर झुकता हुआ सुरंग में प्रवेश कर गया। उसके भीतर प्रवेश करते ही सोहनलाल गड्ढे में उतरा और बची कुची मिट्टी को उठा उठाकर बोरी में भरता क्या उठा। टप्पू 2 घंटे को आने को कहकर गया था और अब दोपहर हो रही है। वो हमेशा ही ऐसा करता है। बारूद लाने का काम तुम्हें करना चाहिए था, जगमोहन बोला। इस तरह का बारूद लगाने में टप्पू एक्सपर्ट है, तो बारूद का इंतज़ाम भी वही करे तो बेहतर होगा, देवराज चौहान बोला। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जगमोहन क्या उठा। बोलो। ब्लैक डायमंड हासिल कर लेने के बाद हम अपने पूर्व जन्म में चलेंगे, जगमोहन ने व्याकुल स्वर में कहा। क्यों? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। पूर्व जन्म की ज़मीन पर ऐसे बहुत से डायमंड हैं, मैंने पिछली बार वहाँ देखे थे। वहाँ से हम ऐसे बहुत डायमंड ले आएंगे। जगमोहन कहता जा रहा था, बस वहाँ जाएंगे और बहुत सारे ब्लैक डायमंड ले आएंगे। गुड्डी चमक भरी निगाहों से जगमोहन को देख रही थी। बरबस ही देवराज चौहान मुस्कुराया। तभी सोहनलाल अपने काम में व्यस्त मुंह बनाकर क्या उठा। पूर्व जन्म में हम डायमंड लेने जाएंगे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सच सोहनलाल, वहाँ। जगमोहन ने कहना चाहा। चुप कर, हमें एक डायमंड ही बहुत है। जगमोहन की व्याकुल निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम मेरी बात मानोगे ना? जगमोहन ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान मुस्कुरा रहा था। मेरी बात का यकीन करो, वहाँ मैंने ब्लैक डायमंड जैसे बहुत से डायमंड देखे थे। वहाँ पर डायमंड लेने हम पूर्व जन्म में नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? खींचा जगमोहन। पूर्व जन्म में डायमंड ले जाना खतरनाक बात है, वहाँ हम अपने मतलब की खातिर नहीं जा सकते। एक बार, सिर्फ एक बार में क्या फ़र्क पड़ता है? जगमोहन बेचैनी से कह उठा। हमें पूर्व जन्म का रास्ता भी नहीं मालूम। बोला देवराज चौहान। नगीना की आंखों में अब कांच जैसी चमक मौजूद नहीं थी। रास्ता हम ढूंढ लेंगे, तुम एक बार हाँ तो। मैं अकेला वहाँ नहीं जा सकता, देवराज चौहान शांत स्वर में कह रहा था। मोना चौधरी के साथ मोना चौधरी के साथ के बिना मैं पूर्व जन्म में नहीं जा सकता। मोना चौधरी और मेरे ग्रह मिलकर एक खास वक्त पर जोर मारते हैं, तब कहीं से हमें पूर्व जन्म में जाने का रास्ता मिलता है। वो कोई खास वक्त होता है जो मेरे और मोना चौधरी के ग्रहों से मिलकर तैयार होता है। सच बात तो यह है कि मैं और मोना चौधरी मिलकर भी पूर्व जन्म का रास्ता नहीं तलाश कर सकते। जब वक्त आता है तो खुद ब खुद हमें पूर्व जन्म में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। बहाने मत बनाओ। जो मैंने तुम्हें कहा वो तो तुम पहले से ही जानते हो, फिर बहाने कैसे? देवराज चौहान बोला। हम रास्ता तलाश कर लेंगे। देवराज चौहान ने व्याकुल हो रहे जगमोहन की आंखों में झांका। तब भी मोना चौधरी का साथ होना ज़रूरी है। वो तैयार है, जगमोहन के ओठों से निकला। तैयार है? देवराज चौहान अजीब से स्वर में क्या उठा। तुम्हें मोना चौधरी मिली? सोहनलाल काम छोड़कर उनकी बातें सुनने लगा था। जगमोहन होठ पीछे देवराज चौहान को देखे जा रहा था। बताया नहीं कि तुम मिले मोना चौधरी से? नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि मोना चौधरी पूर्व जन्म में जाने को तैयार है? देवराज चौहान मुस्कुराया। साले का दिमाग फिर गया है, सोहनलाल बड़बड़ाया। मुझे पता है, फंसी सी आवाज़ में कहा जगमोहन ने। कैसे पता है? वो पारसनाथ की पत्नी सितारा का अपहरण कर लिया नागमणि ने। वो कहती है कि सितारा को। नागमणि ने? देवराज चौहान खुलकर मुस्कुराया। हाँ, नागमणि। नागमणि कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन जगमोहन अपनी ही बातों के जाल में फंसता जा रहा था। नागमणि तुमसे मिली थी जगमोहन? देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे? नहीं तो। तभी नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक दिखने लगी। कल मिली वो तुमसे, यहीं पर बाहर। क्या कहा उसने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे क्या पता नागमणि कौन है? जगमोहन झल्ला उठा। सोहनलाल के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव दिखाई देने लगे। तुम्ही ने तो अभी नागमणि का जिक्र किया था, देवराज चौहान बोला। पता नहीं मैंने कैसे कर दिया। तुमने कहा कि नागमणि ने पारसनाथ की पत्नी सितारा का अपहरण कर लिया। हाँ। ये बात तुम्हें कैसे पता चली?
मुझे पता है। जगमोहन के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी। कैसे पता है? मैं नहीं जानता कि कैसे पता है, पर पता है कि नागमणि ने पारसनाथ की पत्नी का अपहरण कर तुम कल रात नागमणि से मिले थे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मैं क्यों मिलूंगा नागमणि से? मैं तो उसे जानता तक नहीं। ये बेकार की बातें छोड़ो और पूर्व जन्म में जाने की तैयारी कर लो। वहाँ से हम ब्लैक डायमंड जैसे बहुत से हीरे ले आएंगे। वहाँ देवराज चौहान ने नगीना को देखा। नगीना की आंखों में कांच जैसी तीव्र चमक थी। वो जगमोहन को देख रही थी। तुमने सही कहा था कि नागमणि ने इसे अपने वश में कर लिया है। इस वक्त ये वही बातें कर रहा है जो नागमणि चाहती है। देवराज चौहान ने नगीना से कहा। यह कोई भी सामान्य बात नहीं कर रहा। क्या? हैरान सा सोहनलाल कह उठा। ये बात नगीना भाभी ने कही थी? तभी जगमोहन झल्लाकर कह उठा। क्या हो गया तुम सब लोगों को? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? पूर्व जन्म में जाने पर हमें बहुत से डायमंड मिलेंगे, महंगे और बहुमूल्य डायमंड। हमारे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो। मेरे साथ आओ जगमोहन, नगीना कह उठी। कहाँ? बाहर, तुमसे कुछ बात करनी है, नगीना ने पलटते हुए कहा और टेंट से बाहर निकलती चली गई। जगमोहन बाहर निकला नगीना के पीछे। देवराज चौहान भी बाहर आ गया। राधे गली के मोड़ पर खड़ा एक कार वाले से बात कर रहा था। कार का मालिक कार को गली में खड़ी करना चाहता था, परंतु राधे उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। नगीना ने पलटकर जगमोहन को देखा कि तभी नगीना का जोरों से हाथ घूमा। तड़ाक! जोरदार छाटा जगमोहन के गाल से जा टकराया। देवराज चौहान की निगाह नगीना पर गई। कांच जैसी चमक थी नगीना की आंखों में। उसे समझते देर नहीं लगी कि गुड्डी कर रही है नगीना के भीतर आकर ये सब। जगमोहन का शरीर झंझना उठा। दो पलों के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तीसरे ही पल जब अंधेरा छटा तो नगीना और देवराज चौहान को देखा और क्या उठा। ओ, ये मुझे क्या हो गया था? जगमोहन के स्वर में गुस्से के भाव थे। मैं सब समझ रहा था कि तुम लोगों को गलत बात कह रहा हूँ, परंतु तब मेरा बस मुझ पर नहीं था। मैं परेशान था कि मैं गलत बातें तुमसे कर रहा हूँ, परंतु कुछ कर नहीं सकता था मैं। नागमणि जो चाहती थी वही मेरे मुंह से निकल रहा था। नागमणि चाहती है कि हम लोग ब्लैक डायमंड के साथ पूर्व जन्म की दुनिया में प्रवेश कर जाएं। ये सब कहने के लिए नागमणि ने मुझे अपने वश में कर लिया। तुम कब मिले नागमणि से? देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में पूछा। कल रात को यहाँ आई थी, तब मिली मुझसे। मैंने उसका मुकाबला करने की चेष्टा की, परंतु कर नहीं पाया। उसने मुझे अपने वश में कर लिया और जो बातें मैंने तुमसे की वो सब नागमणि ने मेरे दिमाग में डाली थी। उन बातों में मेरी इच्छा शामिल नहीं थी, पर मैं ठीक कैसे हुआ? मुझे लगा कि किसी ने चांटा मारा। तुम ठीक हो गए, यही ठीक है। देवराज चौहान उसकी बात को गोल करता क्या उठा। तो नागमणि ने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हें पूर्व जन्म चलने को तैयार करूं। वो जगमोहन सब बताता चला गया देवराज चौहान को। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता थी। अपनी बात कहकर जगमोहन ने एकाएक कहा। पर तुम्हें नागमणि की खबर कैसे हुई? वो मुझसे मिली थी बंगले पर आकर, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए बात नहीं की कि तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुमसे क्या बात की नागमणि ने? देवराज चौहान ने बताया। वो हमें हमारे पूर्व जन्म में क्यों ले जाना चाहती है? जगमोहन के होंठ पिच गए। आखिर वो चाहती क्या है? तुम इन बातों में दिमाग मत लगाओ, जो काम कर रहे हो वो करो। नागमणि को मैं देख। वो ये क्यों चाहती है कि ब्लैक डायमंड को साथ लेकर हम पूर्व जन्म में प्रवेश करें? जगमोहन बोला। ब्लैक डायमंड हासिल करने के बाद उस बारे में बात करेंगे, अभी तुम अपना पूरा ध्यान काम पर लगाए रखो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पारसनाथ की पत्नी के अपहरण की बात तुम यूं ही कह रहे। मैं कुछ नहीं कह रहा था, जगमोहन बोला। उस वक्त मेरे मुंह से वही निकल रहा था जो नागमणि चाहती थी। मैं पारसनाथ की बात नहीं जानता। उसकी पत्नी कहाँ है मुझे कोई खबर नहीं। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। तभी टेंट के भीतर से जगमोहन को सोहनलाल की आवाज़ आई। जगमोहन फौरन टेंट के भीतर चला गया। तभी नगीना के होठों से गुड्डी के लहजे वाली आवाज़ निकली। मैं उस रास्ते को देख कर आई हूँ जो तुम खोद रहे हो। आज ही तुम लोग खुदाई खत्म कर लोगे। मतलब कि हम सुपर वर्ल्ड के बेसमेंट में बने कमरे तक पहुँचने वाले हैं? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, वो जगह अब एक हाथ की दूरी पर ही है। तुम्हें कैसे पता? मुझे? गुड्डी शांत स्वर में कहती। क्या उठी? तुम भू- तू भूल जाता है कि मैं हवा हूँ चौहान, सिर्फ हवा। हर जगह पहुँच सकती हूँ। मैं भीतर जाकर सब देखा हूँ, और मुझे तो ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या होने वाला है ये मैं तुझे नहीं बता सकती। तू अपना काम कर जो कर रहा है। एक बात बता गुड्डी। देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। तू जानती है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। कहीं पर रखा किसी का ब्लैक डायमंड उठाने जा रहा हूँ, फिर भी तू मेरा साथ देती है। तू किसी की जान नहीं ले रहा, किसी के साथ बुरा नहीं कर। किसी का डायमंड तो उठाने जा रहा हूँ। वो तेरा कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। वैसे भी मैं तेरा साथ नहीं दे रही। मेरे बड़ों ने जो ड्यूटी मुझे सौंपी है उसे पूरा कर रही हूँ। नागमणि तेरे को नुकसान ना पहुँचाए, ये ध्यान रखना है मैंने। इस बार ये ध्यान मोना चौधरी का भी रखना है। मोना चौधरी का? हाँ, मुझे बड़ी शक्तियों का आदेश है कि तुम्हें और मोना चौधरी को सुरक्षित रखूं। नागमणि से बचाकर ले चलूं तुम दोनों को। तुम्हारे पास तो मैं आ गई, परंतु मोना चौधरी के पास जाने का रास्ता भी बनाना है। नगीना के होंठों से गुड्डी का गंभीर स्वर निकल रहा था। उसके पास भी शीघ्र ही पहुंचना होगा मुझे। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। पारसनाथ के साथ वहाँ कोई समस्या आई हुई है। कैसी समस्या? अभी मैं नहीं जानती, पर मुझे इस बात के संकेत मिल रहे हैं जैसे नागमणि पारसनाथ से मिल चुकी है।
मिल चुकी? देवराज चौहान के होंठों से निकला। मोना चौधरी से भी मिली होगी वो। अभी स्पष्ट नहीं है मेरे सामने। मैं जा रही हूँ, कई काम करने हैं मुझे चौहान। देवराज चौहान की निगाह नगीना के चेहरे पर थी। अब नगीना की आंखों में बसी कांच जैसी चमक गायब हो गई थी। देवराज चौहान समझ गया कि गुड्डी चली गई है। यहाँ तो बहुत धूप लग रही है, नगीना क्या उठी। टेंट के भीतर चलते। अब वापस चलेंगे, देवराज चौहान बोला। तो मैं बंगले पर छोड़कर मुझे वापस आना है। 2-3 दिन मैं व्यस्त रहूँगा। बंगले पर तो मैं खुद ही चली जाऊँगी। आप क्यों? तभी जगमोहन टेंट से बाहर निकलता क्या उठा। टप्पू सुबह से ही गुल है, उसे मौका मिलता नहीं कि भाग लेता है। तीखी आवाज़ थी जगमोहन की। वो काम ही कर रहा होगा। देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और टप्पू के नंबर मिलाने लगा। नगीना मुस्कुराकर जगमोहन से कह उठी, देवर जी, इस हाल में बहुत जच रहे हो। जवाब में जगमोहन मुस्कुराकर रह गया। दूसरी तरफ बेल जाती रही। देवराज चौहान ने मोबाइल कान से लगाए रखा। बेल पूरी बजकर बंद हो गई। टप्पू फ़ोन नहीं उठा रहा। देवराज चौहान ने फ़ोन कान से हटाते हुए कहा, कहीं पी पा के ना पड़ाओ। जगमोहन पूर्वज स्वर में क्या उठा। तुम काम की तरफ ध्यान दो, वो आ जाएगा। टप्पू यहाँ नहीं है तो यहाँ का काम तुम करोगे, काम रुके नहीं। वो तो कर ही रहा हूँ। मैं नागमणि के बारे में बात करना चाहता। बाद में, पहले ये काम निपट जाए। कहने के बाद देवराज चौहान नगीना से बोला, चलो, मैं तुम्हें बंगले पर छोड़। मैं चली जाऊँगी, आप अपना काम कीजिए। रात को खाना बना कर रखूँगी। शायद रात में मैं व्यस्त रहूँगा, ना आ सकूँ। नगीना मुस्कुराई और गली के मोड़ की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान न देख सका कि नगीना के पलटती उसकी आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान हो गई थी। नगीना शांत भाव से चलती हुई गली से बाहर निकली। गली के किनारे पर खड़े राधे ने नगीना को जोड़ का सैल्यूट मारा, परंतु नगीना बाहर निकलकर आगे बढ़ती चली गई। सड़क पर से वाहन आ जा रहे थे। कुछ आगे जाकर उसे खाली टैक्सी मिल गई तो टैक्सी में बैठते हुए नगीना ने उस इलाके का नाम बताया जहाँ पर मोना चौधरी पारसनाथ और महाजन के साथ होटल में मौजूद थी। मोना चौधरी, तुम्हें सितारा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। फिक्र होती तो सितारा के अपहरण के बारे में जानने के बाद भी तुम इस तरह आराम से ना बैठी रहती। पारसनाथ ने क्रोध भरे स्वर में कहा। पारसनाथ, तुम। महाजन ने कुछ कहना चाहा। तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। पारसनाथ ने तेज़ आवाज़ में कहा। मेरी सुन तो की। चुप हो जा। पारसनाथ ने दांत भींचकर महाजन को देखा। पारसनाथ का गुस्सा देखकर महाजन चुप हो गया। परंतु मोना चौधरी कह उठी, तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम पारसनाथ हो। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि सितारा की तुम्हें परवाह नहीं है? पारसनाथ ने गुस्से से कहा। वो मेरी बहन जैसी है, परवाह क्यों नहीं? खाली बातों से मत समझाओ, कुछ करके दिखाओ। सितारा को तलाश करके मेरे सामने लाकर खड़ा करो। मैंने तुम्हें कहा ना कि भरोसा रखो। सितारा को कुछ नहीं होगा, मोना चौधरी ने कहा। मैं तुम्हारी बात का भरोसा नहीं कर सकता। मेरी पत्नी गायब है। नागमणि खतरनाक लगी मुझे। वो सितारा का अपहरण करके ले गई है। तुम चलती क्यों नहीं सितारा को लेने पूर्व जन्म में? मैंने चलने से इनकार ही कब किया है? मोना चौधरी गंभीर सी कह उठी। परंतु तुम कहते हो कि ब्लैक डायमंड साथ ले चलना है। हाँ, तो उसे हासिल कर लेने दो। बिना बरूटा और कन्हैया देवधर वॉल्ट में ज़रूरत पड़ने वाले सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। जब वो सामान तैयार कर लेंगे तो हम वॉल्ट में जाकर ब्लैक डायमंड ले आएंगे। और पूजने की दुनिया में जाने के लिए। तुम झूठ कह रही हो मुझसे। क्या झूठ? तुमने कहा था कि देवराज चौहान के बिना तुम पूर्वजन्म की दुनिया में नहीं जा सकती। ये सही है। तो तुम्हें देवराज चौहान को अपने साथ चलने के लिए तैयार करना होगा। सितारा के लिए मैं देवराज चौहान से भी बात करूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? तुम सच कह रही हो कि देवराज चौहान से बात करोगी? पारसनाथ की निगाह मोना चौधरी के चेहरे पर जा टिकी। तुम्हारी कसम पारसनाथ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? पारसनाथ ने बेचैनी से अपने दोनों हाथ आपस में रगड़े। मेरी बात सुन पारसनाथ, मैं तुझे। महाजन ने कहना चाहा। तू चुप कर जा। पारसनाथ ने उखड़े स्वर में कहा। तेरे को सितारा की चिंता ज़रा भी नहीं है। जब राधा को कोई इस प्रकार उठा ले जाएगा तो तब पूछूंगा तुझे कैसा लग रहा है। तभी कॉल बेल बजी। पारसनाथ के शब्द अधूरे रह गए। महाजन उसी पर लौटकर दरवाजे की तरफ बढ़ता क्या उठा। बरूटा आया हो सकता है। महाजन ने दरवाज़ा खोला तो सामने नज़र पड़ती ठगा सा रह गया। नगीना खड़ी थी सामने। आंखों में कांच सी चमक ठहरी हुई थी। बेला तुम? महाजन के ओठों से निकला। नगीना। नगीना मुस्कुरा पड़ी। इस जन्म में मेरा नाम नगीना है और मैं देवराज चौहान की पत्नी हूँ। नगीना को देखते सोच भरे अंदाज में महाजन दरवाजे से हट गया। नगीना ने भीतर प्रवेश किया, कमरे में निगाहें दौड़ाई। नगीना को इस तरह अचानक वहाँ पाकर मोना चौधरी हक्की बक्की रह गई। तुम? मोना चौधरी के होठों से निकला। कैसी हो मिन्नो? नगीना मुस्कान भरे सर में क्या उठी। हम पाठकों को याद दिला दें कि मोना चौधरी और नगीना पूर्व जन्म की ज़मीन पर कभी बहनें हुआ करती थी। मिन्नो और बेला नाम की बहनें। ये बात दोनों बखूबी जानती हैं। और आप लोग भी देवराज चौहान और मोना चौधरी एक साथ वाली सीरीज़ में पूर्व उपन्यासों में पढ़ चुके हैं। चूँकि बेला नगीना के रूप में इस जन्म में देवराज चौहान की पत्नी है और मोना चौधरी को देवराज चौहान के नाम पर भी गुस्सा आता है। इस वजह से पूर्व जन्म की दोनों बहनें इस जन्म में करीब नहीं आ पाईं और बहुत ज़रूरत होने पर ही दोनों एक दूसरे के सामने आती हैं। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक नाच रही थी। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ चुकी थी नगीना को देखते हुए।
नगीना ने पारसनाथ को देखा तो चेहरे पर गहरी मुस्कान नाच उठी। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है बेला, पारसनाथ बोला। पर अच्छा हुआ जो तुम आ गई। क्यों? हम देवराज चौहान से बात। पारसनाथ, मोना चौधरी सपाट स्वर में कह उठी। चुप रहो, हम कुछ नहीं करने वाले थे। लेकिन बोला तो चुप हो जाओ। पारसनाथ खामोश हो गया। मोना चौधरी और नगीना की नज़रें मिली। तू कैसे आई बेला? मोना चौधरी बोली। तेरा यहाँ पर आना मुझे हैरान कर रहा है। बहन बहन के पास नहीं आ सकती क्या? हम पिछले जन्म में बहनें थी, इस जन्म में नहीं। मोना चौधरी शांत थी। हमारा पिछले जन्म का रिश्ता अभी भी चल रहा है, हम सब साथ ही तो हैं। नगीना पारसनाथ और महाजन पर नज़र मारती कह उठी। कई बार हम सब अपने पूर्व जन्म की ज़मीन पर होकर आए। और तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? चल गया पता, मैं तो। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? वजह तू जानती है। एक बार फिर बता दे। नगीना मुस्कुराई मोना चौधरी को देखकर। तू ऐसे इंसान की पत्नी है जिसे मैं पसंद नहीं करती, और वो देवा के साथ हम सबका जन्मों का रिश्ता है। तेरी पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू ही अपने मन में मेरे पति के लिए दुश्मनी रखे हुए, जबकि देवराज चौहान के मन में ऐसा कुछ नहीं है। अगर है भी तो कम से कम तेरी जैसी नफरत नहीं है देवराज चौहान को। यह सब पूर्व जन्म की उस लड़ाई का असर है जिसमें हम सब मारे गए थे, और तेरे मन में देवराज चौहान के लिए नफरत रही। पेशीराम की बातें तो तूने सुनी होंगी कि। काम की बात कर बेला, मोना चौधरी रूखे स्वर में क्या उठी। मेरे पास कैसे आना हुआ? नगीना की शीशे समान चमकती निगाहें पारसनाथ पर जा टिकी। मोना चौधरी की निगाह नगीना के चेहरे पर थी। नागमणि का नाम सुना है कभी? नगीना ने मोना चौधरी से पूछा, जबकि पारसनाथ नागमणि का जिक्र आते ही चौंका था। नागमणि? हमारे पूर्व जन्म में कोई नागमणि थी। नगीना यानी कि गुड्डी की निगाह मोना चौधरी के चेहरे पर टिकी थी। दो पल चुप रहकर मोना चौधरी ने कहा, याद नहीं, शायद नहीं थी। थी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तू कहना क्या चाहती है? हमारे पूर्व जन्म की दुनिया से नागमणि हमारी दुनिया में आई है। तुझे और चौहान को वो अपने किसी काम के लिए पूर्व जन्म में ले जाना चाहती है। इस कारण वो अपना जाल तैयार कर रही है। पारसनाथ अपनी जगह पर बेचैन दिखा। वो कुछ कहना चाहता था परंतु कह नहीं पा रहा था। नागमणि है कौन? मोना चौधरी के माथे पर बल दिखने लगे। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती, गुड्डी बोली। तो नागमणि के बारे में कैसे पता चला? जगमोहन से। गुड्डी का स्वर नगीना के होंठों से सामान्य ढंग से निकल रहा था। नागमणि जगमोहन से मिली और उसने जगमोहन को अपने वश में करके उसके द्वारा चौहान पर दबाव बनाया कि वो पूर्व जन्म में चले। फिर? मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भाव थे। महाजन के होंठ सिकुड़े हुए और नजरें नगीना पर थीं। गुड्डी ने मोना चौधरी को यह नहीं बताया था कि देवराज चौहान ब्लैक डायमंड पाने में लगा हुआ है, परंतु जगमोहन को मैंने नागमणि के वश से बाहर निकाला और जगमोहन ने सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, मोना चौधरी के होठों से निकला। नागमणि चौहान से भी मिली? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। देवराज चौहान से मिली नागमणि? हाँ। चौहान को कहने लगी पूर्व जन्म में जाने के लिए। देवराज चौहान अकेला कैसे जा सकता है पूर्व जन्म में? तुम्हारे साथ जाएगा। जब तक तुम दोनों के ग्रह मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक पूर्व जन्म का रास्ता नहीं मिलेगा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं देवराज चौहान के साथ पूर्व जन्म में जाऊं? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये बता रही थी कि नागमणि ने देवराज चौहान से मिलकर क्या कहा। नागमणि चाहती है कि देवराज चौहान और तुम पूर्व जन्म में जाओ। वो वहाँ तुम दोनों से कोई काम कराना चाहती है। मैं नहीं जाऊँगी पूर्व जन्म में। नागमणि को यूँ ही मत समझो, वो बहुत शक्तियों की मालिक है। गुड्डी का स्वर शांत था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नगीना के चेहरे पर मुस्कान उभरी। इसे तेरा बचपना कहूँ या बेवकूफ़ी? क्या मतलब? मोना चौधरी के होठ सख्ती से भिज गए। वो तुम पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, परंतु तेरे को इस बात की हवा तक नहीं लगी। मोना चौधरी ने नगीना की आंखों में झांका। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक थी। मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं नगीना, मोना चौधरी ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसी बातें कहकर तू मेरे से कोई चाल खेलना चाहती है, तभी तू मेरे पास यहाँ तक आई। ज़रूर कोई खास वजह है तेरे यहाँ आने में। खामा खा का शक मत कर। तेरे को देवराज चौहान ने भेजा है कि तू किसी तरह मुझे पूर्व जन्म में चलने को तैयार कर सके। नहीं, चौहान को तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। गुड्डी शांत स्वर में क्या उठी। तू यहाँ से जा बेला, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, और ना ही नागमणि के किसी तरह के अस्तित्व पर मुझे विश्वास है। पहले तो कोई इस तरह पूर्व जन्म से आया नहीं जो। पेशीराम तो कई बार आकर तुमसे मिल। पेशीराम के अलावा कोई नहीं आया आज तक। मैं अपनी बात को साबित कर सकती हूँ। वो कैसे? नगीना की कांच जैसी चमकती आंखें पारसनाथ पर जा टिकी। पारसनाथ के हाव भाव में बेचैनी थी। मोना चौधरी की आंखें पुनः सिकुड़ी कि नगीना खास अंदाज से पारसनाथ को देख रही थी। महाजन जाने क्यों संभल सा गया था। मेरे आने से पहले या उससे पहले पारसनाथ पूर्व जन्म जाने की कोई बात कर रहा था? मोना चौधरी चौंकी। महाजन और मोना चौधरी की नज़रें मिली। पारसनाथ की व्याकुलता बढ़ गई एकाएक। तुम कहना क्या चाहती हो? मोना चौधरी के होंठों से निकला। मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें कैसे पता कि पारसनाथ ऐसी कोई बात कर रहा था? मोना चौधरी उलझन में दिखी। उसी पर नगीना पारसनाथ की तरफ बढ़ी और उसके पास पहुंचकर ठिठकी। पारसनाथ व्याकुल निगाहों से नगीना को देख रहा था।
तभी नगीना का हाथ उठा और तेजी से पारसनाथ के गाल पर जा पड़ा। पारसनाथ का शरीर झंझना उठा। बेला! मोना चौधरी के होंठों से गुस्से से भरा तेज स्वर निकला। नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान थी। वो पारसनाथ को देख रही थी। तुमने पारसनाथ पर हाथ क्यों उठाया? पारसनाथ ने नगीना को देखा। मेरे ख्याल में अब तुम नागमणि के वशीकरण से बाहर आ गए हो। गुड्डी का स्वर शांत था। हाँ। पारसनाथ के होंठों से निकले शब्द मोना चौधरी और महाजन ने भी सुने। अब मैं खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ और जो कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। पहले मैं जानता था कि मैं गलत कह रहा हूँ, परंतु फिर भी कहने से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। जो नागमणि ने मेरे दिमाग में डाला वही कह रहा था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पारसनाथ? मोना चौधरी के माथे पर बल नजर आ रहे थे। मोना चौधरी, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में महाजन पर भी नजर मारी। मैंने यहाँ कर जो कहा उसके लिए मुझे शर्म आ रही है कि मैंने झूठ बोला, परंतु उसमें मेरी गलती भी नहीं थी। नागमणि ने मुझे अपने वश में कर रखा था। वो जो कहना चाहती थी तो मैं वो बात मेरे मुंह से कहलवा रही थी। मैं जानता था कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ, परंतु कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा था। नागमणि की शक्ति ने मुझे मजबूर कर रखा था कहने को। नागमणि? मोना चौधरी के होंठों से निकला। तुम मिले उससे? महाजन क्या उठा। हाँ, दिल्ली में मेरे रेस्टोरेंट के ऑफिस में आई थी और फिर पारसनाथ सब कुछ बताता चला गया। मोना चौधरी और महाजन ने सब कुछ सुना। नगीना आंखों में कांच सी चमक लिए खामोश खड़ी रही। तुम्हारा मतलब कि सितारा भाभी का कोई अपहरण नहीं हुआ? नहीं, यह बात तो नागमणि की किसी ताकत की वजह से मजबूर होकर मैं कह रहा था। उसने मुझे वश में कर रखा था। वश में कर रखा था? महाजन ने पारसनाथ से कहा। तुम ठीक कैसे हुए? मोना चौधरी बोली। शायद नगीना बहन के चाटा मारने से मैं ठीक हुआ। यह कैसे संभव है? मोना चौधरी हैरान सी कह उठी कि नागमणि तुम्हें वश में करे और बेला चाटा मारकर तुम्हें ठीक कर दे। चाटा लगने के बाद ही मैं ठीक हुआ मोना चौधरी। मोना चौधरी की आंखों में शक के भाव तैर रहे थे। तुम्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए, नगीना ने मोना चौधरी से कहा। नागमणि ने जगमोहन को भी वश में किया था इसी तरह, और नागमणि उसके मुंह से अपने मतलब की बात कहलवा रही थी चौहान के सामने, परंतु फिर सब ठीक हो गया। चौहान या जगमोहन पूर्व जन्म की इस नागमणि को नहीं जानते। तुम लोग जानते हो तो मुझे पता नहीं। मैंने नागमणि को पूर्व जन्म में कभी नहीं देखा, पारसनाथ बोला। मोना चौधरी, नगीना और गुड्डी कह रही थी, मैं तुझे नागमणि के बारे में ही बताने आई थी। काफ़ी कुछ तू समझ गई होगी और जो नहीं समझी वो तेरे को पारसनाथ समझा देगा। मोना चौधरी मोना चौधरी की निगाह नगीना पर टिकी थी। महाजन भी नगीना को देख रहा था। लेकिन तू मुझे क्यों आगाह करने आई थी? मोना चौधरी क्या उठी। क्योंकि नगीना के चेहरे पर मुस्कान उभरी। तू मेरी बहन है और ये मामला पूर्व जन्म से वास्ता रखता है। नागमणि तुझे और चौहान को पूर्व जन्म में ले जाने की हर कोशिश करेगी। अब तू देख कि क्या करना है। चलती हूँ मैं। नगीना की कांच जैसी चमक से भरी आंखें मोना चौधरी पर थी। बैठ, चाय कॉफ़ी मंगवाती? फिर सही, अभी मुझे कुछ और काम करना है। गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा और पलट कर दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए राहदारी में आगे बढ़ गई। इसके साथ ही नगीना की आंखों से कांच जैसी चमक गायब हो गई थी। वो लिफ्ट से नीचे पहुंची, फिर होटल से बाहर आ गई, ठिठक गई। नगीना 2-3 मिनट एक ही जगह पर खड़ी इधर उधर देखती रही। तभी नगीना की आंखों में कांच जैसी चमक पुनः नजर आने लगी। तो तू मेरा इंतज़ार कर रही है? नगीना के होंठों से गुड्डी का स्वर निकला। बुदबुदा उठी थी वो। चल तेरे से भी मिल लेती हूँ, देखूँ तो सही कि तेरे में कितना दमखम है। इसके साथ ही नगीना आगे बढ़ी और होटल के टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ली और देवराज चौहान के बंगले की तरफ रवाना हो गई। नगीना के जाने के बाद कमरे में 2 पलों के लिए सन्नाटा सा उभर आया। ये सब क्या हो रहा है बीबी? महाजन ने कहा। उसकी निगाह पारसनाथ पर थी। तो सितारा का अपहरण नहीं हुआ था पारसनाथ? मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। नहीं, तब मुझे ये सब कहना पड़ रहा था। मेरा अपने पर बस नहीं था। पारसनाथ ने अपने खुरदरे अफसोस भरे स्वर में कहा। नागमणि ने तेरे पर कंट्रोल कर रखा था। हाँ, उसने मुझे वश में किया था। सब कुछ बता चुका हूँ। तेरे को याद नहीं आया कि पूर्व जन्म में उसे कभी देखा हो? मुझे याद नहीं आता कि कभी उसे देखा हो। पारसनाथ ने इनकार में सिर हिलाया। उसका हुलिया बता। पारसनाथ ने हुलिया बताया नागमणि का। शायद मैंने भी उसे नहीं देखा पूर्व जन्म में। मोना चौधरी गंभीर स्वर में क्या उठी। लेकिन तू ये क्यों कहता था कि ब्लैक डायमंड लेकर पूर्व जन्म में जाना है? ब्लैक डायमंड का पूर्व जन्म से क्या मतलब? मैं नहीं जानता, परंतु नागमणि यही चाहती है कि ब्लैक डायमंड के साथ हम पूर्व जन्म में प्रवेश करें। परंतु नागमणि अचानक कहाँ से आ गई? महाजन परेशान से क्या उठा। पूर्व जन्म से। पारसनाथ ने गहरी सांस ली। वो हमें क्यों पूर्व जन्म में ले? वो अपना कोई काम करवाना चाहती है जो कि पूर्व जन्म में जाकर ही होगा, पारसनाथ ने कहा। वो बहुत खतरनाक है, उसके पास शक्तियाँ हैं और उसकी ताकत का नमूना मैं देख देख चुका हूँ। शायद हम उसका मुकाबला न कर सकें। मोना चौधरी के दांत भिज गए। मैं देख लूँगी उसे कि वो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतनी ताकतवर नहीं होगी कि वो इतनी ही ताकतवर है। पूर्व जन्म के लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लंबी तपस्या करके उन्होंने ताकतें इकट्ठी कर रखी होती हैं। हम तो उन लोगों के सामने खिलौनों की तरह हैं। पारसनाथ ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा।
नागमणि को तुम गंभीरता से लो, वो साधारण इंसान नहीं है। एक बात मेरी समझ से बाहर है बेबी। क्या? नगीना को कैसे नागमणि के बारे में पता चला? उसे कैसे पता चला कि पारसनाथ को नागमणि ने वश में कर रखा है? और उसने किस आसानी से चाटा मारकर पारसनाथ को नागमणि के वशीकरण से मुक्त कर दिया? बात गले के नीचे नहीं उतरती। इस मामले में तो नगीना भी हमारे लिए रहस्य की तरह बनती जा रही है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। मोना चौधरी सोच भरे स्वर में क्या उठी। हमें नागमणि की जानकारी नहीं हो पाई, जबकि नगीना को हो गई है। जल्दी हमारी जानकारी बढ़ेगी। नागमणि मेरे पास ज़रूर आएगी, क्योंकि मेरे और देवराज चौहान के ग्रह मिलकर पूर्वजन्म का रास्ता तैयार करेंगे। अगर वो पूर्वजन्म का कोई काम कराना चाहती है तो वो मेरे और देवराज चौहान के पूर्वजन्म में जाए बिना नहीं हो सकता। परंतु मुझे पूर्वजन्म में जाना पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं बेबी, वहाँ बहुत खतरे होते हैं। महाजन क्या उठा। पारसनाथ के चेहरे पर गंभीर सोचें नाच रही थी। तुम किस सोच में हो? मैं? पारसनाथ ने महाजन को देखकर गंभीर स्वर में कहा। नागमणि के बारे में सोच रहा हूँ। मैं उससे मिल चुका हूँ और उसका रूप देख चुका हूँ। वो खतरनाक है। हम शायद उसका मुकाबला न कर सकें। नगीना बंगले पर पहुंची। बंगले के बाहर ही उसने टैक्सी रुकवाकर किराया चुकता कर दिया था और टैक्सी आगे चले जाने के बाद उसने बंगले के गेट से भीतर प्रवेश किया था। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। आंखों में कांच जैसी चमक विद्यमान थी और होंठ भिजे हुए थे। वहां रखे एक गमले के नीचे से उसने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गई थी। सीधे ड्राइंग हॉल में पहुंची और नज़रें हर तरफ घूमी। अगले ही पल उसकी निगाह लंबे सोफे पर जा टिकी। वहां कुंडली मारे नागिन बैठी थी। उसकी चमकती नज़रें नगीना पर थी। नगीना के दांत भिज गए। करीब मिनट भर उनके बीच खामोशी से भरा यही नज़ारा रहा। फिर एकाएक वो नागिन नागमणि के रूप में बदलती चली गई। अब वहाँ से नागिन गायब हो गई थी और उस जगह पर नागमणि बैठी थी। नागमणि का वही सुंदर अद्वितीय रूप। शरीर पर जीन्स की पैंट और कमीज, लंबे बाल पीछे की तरफ संवरे हुए, छरहरा बदन। आसमान से उतरी कयामत की तरह खूबसूरत लग रही थी वो। नगीना मुस्कुरा पड़ी, परंतु नागमणि घूरती रही नगीना को। तू तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर रूप पाया तूने। नगीना क्या उठी। कौन है तू? नागमणि जैसे फफकार उठी। जैसे तू मुझे जानती नहीं। नगीना के होठों से गुड्डी के अंदाज में स्वर निकला। गुड्डी है तू? नागमणि फफकारे के अंदाज में कह रही थी। सही कहा। तू मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? ये मेरा रास्ता है। नहीं, ये मेरा रास्ता है। नागमणि बल खा कर क्या उठी। तू मेरे काम खराब कर रही है। मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करती, गुड्डी ने कहा। मुझे मेरे बड़े हुक्म देते हैं कि मैंने कौन सा काम करना है। तो हुक्म की गुलाम नहीं है, काम में तेरी भी मर्जी है। तभी तो तू ये काम करने आई। मैं भी तो जानूँ कि तुझे क्या हुक्म मिला। चौहान और मोना चौधरी को सलामत रखने का हुक्म मिला। दोनों को खतरा किससे है? तुझसे। गलत। मेरे से उन्हें कोई खतरा नहीं है। मैं तो उनसे अपना काम लेना चाहती। उसी में तो खतरा है। तू उन्हें मौत की राह पर डालकर अपना काम निकालना चाहती है। वहाँ वो खतरे में फंसेंगे और मरेंगे। इस बात की शिकायत पेशीराम ने बड़ी शक्तियों से की तो बड़ी शक्तियों ने मुझे भेजा। तू जानती है कि मैं देवा और मिन्नों से क्या काम लेना चाहती हूँ? जानती हूँ। तो मैं उनकी दुश्मन कैसे हुई? तूने ये सोचा कि उनके पूर्व जन्म की ज़मीन पर पाँव रखते ही वो कैसे खतरे में गिर जाएंगे? दोनों सक्षम है अपनी रक्षा करने के लिए। वो चूक कर मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। गुड्डी की आवाज़ में गुस्सा था। तेरे को चाहिए था कि पेशीराम से बात करती, उसकी तसल्ली कर देती कि वो बड़ी शक्तियों से शिकायत ना करता। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया गुड्डी। तू चौहान और मोना चौधरी से बेवरा का तिलिस्म तोड़ाकर वहाँ कैद अपनी माँ को आज़ाद कराना चाहती है। हाँ, मैं अपनी माँ को कम और बाबा की पत्नी को आज़ाद कराने की ज़्यादा इच्छुक हूँ। बाबा बहुत व्याकुल रहते हैं अपनी नागिन के बिना। अपनी नागिन को आज़ाद कराने की खातिर ही बाबा ने बहुत तपस्या की, शक्ति हासिल की। वो नागिन के बिना ठीक से जीवन नहीं व्यतीत कर रहे। विष देवता बेवरा का मन आ गया था नाग बाबा की पत्नी यानी नागिन पर। यहीं यहीं से तो समस्या शुरू हुई। मेरी माँ नहीं मानी बेवरा से प्यार करने के लिए, तो क्रोध में आकर बेवरा ने तिलिस्म का निर्माण कराया और बाबा की नागिन को वहाँ कैद करके तिलिस्म को देवा और मिन्नो के नाम से बांध दिया। तब नगरी में देवा और मिन्नो में लड़ाइयाँ चल रही थी। बेवरा ने सोचा वो दोनों दुश्मन हैं, वे आपस में नहीं मिल पाएंगे, तो मिलकर तिलिस्म कैसे तोड़ पाएंगे। इसी कारण विष देवता बेवरा ने देवा मिन्नो के नाम से तिलिस्म बांधा था और तिलिस्म की चाबी अपनी शक्तियों के दम पर बाहरी दुनिया में रखवा दी, जिसे कि ये लोग ब्लैक डायमंड के नाम से पुकार रहे हैं। उस चाबी के साथ देवा मिन्नो पूर्व जन्म में जाकर मेरी माँ को आज़ाद कराएंगे तो नाग बाबा अपनी नागिन को वापस पाकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उनके जीवन में फिर बाहर आ जाएगी। अपने माँ बाप को खुश पाकर मुझे बहुत शांति मिलेगी। मुझे तब लगेगा कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया, पूरा किया। मुझे ये काम करने दे गुड्डी, तू बीच में मत आ। मैं देवा मिन्नो का बुरा नहीं चाहती। मैं आगे तक देख लेती हूँ नागमणि, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। एक सीमा तक मुझे पता चल जाता है भविष्य। मेरे पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं कि भविष्य को पहले ही देख सकूँ। तो इस बार तूने भविष्य देखा? गुड्डी ने चुपते स्वर में पूछा। नागमणि के होठ भिज गए। जवाब दे। देवा मिन्नो को पूर्व जन्म में ले जाने के भविष्य में झांका?
गुड्डी का सर पहले जैसा ही था। नागमणि व्याकुल हो उठी। चुप क्यों हो गई? जवाब दे मेरी बात का, नागमणि। हाँ, भविष्य देखने की कोशिश की। क्या देखा भविष्य में? तू क्यों पूछ रही है? नागमणि ने नाराज़गी से पूछा। क्योंकि मैंने थोड़े से आगे के समय में झांक कर देखा है। पूर्व जन्म में प्रवेश करने के बाद चौहान और मोना चौधरी का भविष्य देखा है। इसलिए तेरे से पूछ रही हूँ कि तूने क्या देखा? गुड्डी गुस्से से कह उठी। मैं ठीक से नहीं देख पाई पूर्व जन्म में प्रवेश करने के बाद का भविष्य। नागमणि गंभीर स्वर में कह उठी। भविष्य में झांकते वक्त लगा मुझे कि मिन्नो को वहाँ कुछ हो गया है। क्या हो गया है? स्पष्ट नहीं समझ पाई। स्पष्ट समझ नहीं पाई या मुझे स्पष्ट कहना नहीं चाहती? गुड्डी दांत भींच कर बोली। नागमणि ने गुड्डी की आंखों में झांका। दोनों की चमकती नजरें मिली। शायद मिन्नो की मौत देखी मैंने पूर्वजन्म की ज़मीन पर। नागमणि कह उठी। गुड्डी का चेहरा गुस्से से भर उठा। भविष्य में झांककर तूने पूर्वजन्म की धरती पर मोना चौधरी की मौत देखी, तब भी नहीं समझी कि चौहान और मोना चौधरी को पूर्वजन्म में ले जाना ठीक नहीं होगा? तू तब भी इसी काम में लगी। मैंने अपना काम भी तो करना है। मोना चौधरी मर गई तो तू कैसे अपनी माँ को आज़ाद करा सकेगी? तब तो मेरा काम तब भी हो जाएगा। नागमणि शांत स्वर में क्या उठी। कैसे? तिलिस्म की चाबी को देवा मिन्नो के हाथ लगना ही काफ़ी है, उससे मेरा काम हो जाएगा। मिन्नो की मौत से पहले वो तिलिस्म की चाबी को हाथ लगा चुकी होगी। ऐसे में जो जिंदा बचेगा वही उस चाबी से तिलिस्म तोड़कर नाग बाबा की नागिन को आज़ाद कर देगा और मेरी कोशिश कोशिश पूरी हो जाएगी। मोना चौधरी की लाश पर चढ़कर तू अपनी माँ को आज़ाद कराएगी। मैं अपनी माँ की आज़ादी और नाग बाबा की खुशी के लिए 10 मोना चौधरी कुर्बान कर सकती हूँ। और पेशीराम? तब पेशीराम का क्या होगा, जिसे श्राप मिला हुआ है कि उसकी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि वो चौहान और मोना चौधरी में दोस्ती नहीं करा देता? क्योंकि उसकी वजह से चौहान और मोना चौधरी में दुश्मनी हुई थी। मोना चौधरी की मौत हो जाने के बाद चौहान अकेला रह जाएगा और पेशीराम को फिर से उन दोनों के दोबारा जन्म लेने का इंतज़ार करना होगा कि उनमें दोस्ती कराकर श्राप से मुक्ति पाकर अपना शरीर छोड़ सके। इस तरह तो पेशीराम के कष्ट और बढ़ जाएंगे। इस बात की मुझे परवाह नहीं है, नागमणि ने शांत स्वर में कहा। मुझे सिर्फ नाग बाबा की खुशी की परवाह है। मैं उन्हें उनकी नागिन वापस दिलाना चाहती हूँ जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं मोना चौधरी की मौत नहीं होने दूंगी। बड़ी शक्तियों ने मुझे इसी के लिए भेजा है। गुड्डी कठोर स्वर में क्या उठी। इसके लिए ज़रूरी है कि तुझे इस काम से रोकूं, तेरा काम ना होने दूं। एकाएक नागमणि का चेहरा सुलग उठा। तू अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकती। मेरी शक्तियों के बारे में तो अच्छी तरह जानती है। नगीना के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान नाच उठी। अब तू मेरे काम खराब कर रही है। जग्गू को मेरे वश से बाहर निकाल दिया। ऐसे ही तूने परसों के साथ किया। मैं ये बातें सहन नहीं करूँगी गुड्डी। मेरे रास्ते से हट जा वरना बहुत बुरा होगा। मैं तो तेरा रास्ता ही रोकने आई हूँ, गुड्डी ने कड़वे स्वर में कहा। बहुत बुरा होगा गुड्डी, अभी वक्त है, तू मेरे रास्ते से हट जा। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं तो हवा हूँ। तू जिस शरीर में आएगी मैं वो शरीर खराब कर दूंगी। ऐसा किया तो मैं तुझे मिटा दूंगी नागमणि। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा अस्तित्व ही ऐसा है कि तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम जैसी गुड्डियों के बारे में सब जानती हूँ। तेरे में इतनी शक्ति नहीं कि तू मेरा कुछ बिगाड़। ये तेरी भूल है। गुड्डी के ओठों से तेज़ आवाज़ निकली। यह हकीकत है। तो इस हकीकत को नकार नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू बेला यानी नगीना को छोड़कर चली जा। मैं देवा मिन्नो को ब्लैक डायमंड के साथ पूर्व जन्म में लेकर जाऊंगी और नाग बाबा की नागिन को आज़ाद कराकर नाग बाबा के सामने खड़ा कर दूंगी। मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। इस दौरान अगर मिन्नो की किसी हादसे में मौत हो जाती है तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी, बस मेरा काम होना चाहिए। गुड्डी कांच जैसी चमकती निगाहों से नागमणि को देख रही थी। चेहरे पर गुस्सा था। तू जाकर बड़ी शक्तियों से कह दे कि नागमणि से टक्कर लेना मेरे बस का नहीं। तू कमीनी कुतिया, होश में आ। तेरे कर्म मोना चौधरी को मौत के दरवाजे पर ले जा रहा है। तेरे को इस बात का कोई हक नहीं कि तू मोना चौधरी की जान ले। तेरे को ये काम अभी इसी वक्त छोड़ देना चाहिए। बड़ी शक्तियों की पसंद के खिलाफ तेरे को काम नहीं करना चाहिए। तेरे में इतनी ताकत नहीं कि तू बड़ी शक्तियों का मुकाबला कर सके। वो एक झटके में तुझे खत्म कर देंगी। नाग बाबा नागिन के बिना मरा नहीं जा रहा है। 200 बरस उसने निकाल लिए तो आगे का वक्त भी वो निकाल लेगा। मोना चौधरी की मौत क्यों तो अपने सर पर लेती है? तेरे को ये काम नहीं करना है, अभी भी वक्त है। पीछे हट जा और नाग बाबा से कहते कि ये काम तू नहीं करेगी। नागमणि के होठों पर मुस्कान नाच उठी। नागमणि मुस्कुराती रही। गुड्डी बोलती जा रही थी, तेज़ तीखी आवाज़। कुछ देर तक यही होता रहा, फिर गुड्डी खामोश हुई। नगीना की सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी, चेहरा लाल सा हो उठा था। तू क्या सोचती है गुड्डी कि मेरा दिमाग घुमा देगी, मेरे विचार बदल देगी अपनी इस कोशिश से? लेकिन तू ये बात भूल गई कि मैं साधारण इंसान नहीं हूँ। नाग और नागिन की औलाद हूँ। ऐसी औलाद जिसमें नाग बाबा ने अपनी तपस्या से शक्तियाँ इकट्ठी करके भर रखी हैं। मुझ पर तेरा जादू नहीं चलेगा। नागमणि व्यंग भरे स्वर में क्या उठी। गुड्डी के होंठ बिछ गए, परंतु वह गंभीर नजर आ रही थी। तेरी हर कोशिश मुझ पर बेकार है। मैं अभी अभी तिलिस्म तक होकर आई हूँ जहाँ तेरी माँ नागिन है। नागमणि की आंखें सिकुड़ी। ऐसी शक्ति गुड्डियों के पास ही मौजूद है, तेरे पास इस तरह की शक्ति नहीं है। तू सच में अभी तिलिस्म तक गई?
नागमणि के होठों से निकला। हाँ, वहाँ तूने मेरी माँ नागिन को देखा? गुड्डी शांत सी नागमणि को देखती रही। जवाब दे, वहाँ तूने मेरी माँ को देखा? मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। क्यों? मैं तेरे को नहीं बता सकती कि मैंने क्या देखा। क्यों नहीं बता सकती? नागमणि तड़प उठी। तेरे को सच्चे मन से सलाह दूँ तो क्या मानेगी? गुड्डी ने शांत गंभीर स्वर में कहा। कैसी सलाह? तू ये काम मत कर। अच्छा? नागमणि के होठों से व्यंग भरा स्वर निकला। क्यों? ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा और नाग बाबा के लिए भी ठीक नहीं होगा। नाग बाबा की नागिन को बेवरा के तिलिस्म में कैद रहने दे। तिलिस्म में टूटा तो तबाही मचेगी और उस तबाही में तू और नाग बाबा बर्बाद हो जाएंगे। नागमणि ठहाका लगा उठी। गुड्डी चमक भरी निगाहों से नागमणि को हंसते देख रही थी। नागमणि एकाएक हंसना छोड़कर क्या उठी। तू मुझे क्या बेवकूफ़ समझती है जो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? अब तू मुझे एक नई कहानी सुना रही है कि मैं अपनी माँ यानी नागिन को आज़ाद न करवाऊँ। तू तो पहले से ही चाहती है कि मैं देवा और मिन्नो का पीछा छोड़ दूँ। मैंने वैसे तेरी बात नहीं मानी तो अब तू ये कहने लगी? मेरी बात मान ले नागमणि, अगर तूने अपनी कोशिश जारी रखी तो तू और नाग बाबा बर्बाद हो जाएंगे। मैं अभी बेवरा के तिलिस्म में झाँक कर आई हूँ। मेरी माँ यानी नागिन को देखा? हाँ। गुड्डी के होंठ भिज गए। क्या देखा तूने? जानना चाहती है तो ज़रूर बताऊंगी, परंतु एक वादा करना होगा। क्या? तू ये काम छोड़ देगी, देवा मिन्नो से पीछे हट जाएगी? मैं झूठा वादा नहीं कर सकती गुड्डी। ऐसा किया तो मेरी शक्तियाँ कमज़ोर होने लगेंगी। तो बिना वादा लिए बता जो बताना चाहती है, उसके बाद ही मैं फैसला लूँगी कि मैंने क्या करना है, नागमणि ने कहा। वादा लिए बिना तेरे को कुछ नहीं बताऊंगी। रहने दे, मैं तेरी चाल में नहीं फंसने वाली। ये चाल नहीं, हकीकत है नागमणि। मैंने जो देखा वो तू सुनेगी तो? ये सब तो इसलिए कह रही है कि मैं देवा मिन्नो का पीछा छोड़ दूँ और मिन्नो जिंदा रहे। हाँ, परंतु इसके बदले मैं तेरे को नाग बाबा की नागिन का सच बताऊंगी। तू कोई सच नहीं बता सकती। झूठी बोलेगी कि मैं देवा मिन्नो का पीछा छोड़ दूँ। नागमणि ने कड़वे स्वर में कहा। मैं तेरी घटिया चाल में नहीं फंसने वाली। जो काम मैं करने आई हूँ वो करके रहूँगी। देवा मिन्नो को ब्लैक डायमंड के साथ पूर्व जन्म की ज़मीन पर ले जाऊंगी और अपनी माँ यानी नागिन को आज़ाद करवाऊंगी बेवरा की कैद से। मेरी बात को झूठा मानकर तू बहुत बड़ी भूल कर रही है नागमणि, गुड्डी ने चेतावनी दी। मैं तेरी बातों में नहीं फंसने वाली। ये बता कि तू मेरे रास्ते से हट रही है या नहीं? नहीं। बड़ी शक्तियों ने जो काम करने को कहा है उसे करने से मैं पीछे नहीं हट सकती, गुड्डी सख्त स्वर में बोली। नागमणि का चेहरा सुलग उठा। मेरे से झगड़ा मोल मत ले गुड्डी। नागमणि के होंठों से फुफकार सी निकली। तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर्म करूंगी, गुड्डी ने होंठ बीच कर कहा। मैं बेला यानी नगीना की जान ले लूंगी, जिसका शरीर तो इस्तेमाल कर रही है इस काम के लिए। गुड्डी क्रोध भरे अंदाज में नागमणि को देखती रही। अभी भी तेरे को मौका देती हूँ, बेला यानी नगीना का शरीर छोड़कर चली जा, वरना तुझे जो करना है कर, गुड्डी कठोर स्वर में बोली। सोच ले गुड्डी, तूने बहुत बड़ी बात कर दी। नागमणि मौत के से स्वर में क्या उठी। मैंने कहा है कर तू जो करना चाहती है। अगले ही पल नागबड़ी ने मुंह खोला और जोरों से फूंक मारी। फुफकार गूंज उठी वहाँ, परंतु नगीना शांत खड़ी रही। चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। नगीना का कुछ नहीं बिगड़ा। नागमणि नगीना को सलामत पाकर तड़प उठी। ये नहीं हो सकता। नागमणि क्रोध में पागल होकर बड़बड़ाई और पुनः उसने फूंक मारी। फुफकार गूंजी वहाँ। इस बार भी नगीना का कुछ नहीं बिगड़ा। तुम मुझसे बच नहीं सकती, नागमणि ने गुस्से से चिल्लाकर कहा और अपना दायां हाथ आगे करके 3 उंगलियां उसकी तरफ तानी और होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाई। उसी पल नगीना पीछे को लड़खड़ाई, फिर संभल गई। नगीना की खूबसूरत आंखें क्रोध से फैल गईं। वो पागल सी दिखने लगी, परंतु इस क्रोध में भी उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। उसने पुनः अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां नगीना की तरफ तानकर पुनः वार किया। पहले की तरह ही नगीना 1 डेढ़ कदम पीछे को लड़खड़ा गई, फिर थम गई। नहीं। नगीना गुस्से सॉरी नागमणि गुस्से से कह उठी। तू मेरे वारों से नहीं बच सकती। ये क्या हो रहा है? गुड्डी खामोश सी उसे देखे जा रही थी। तभी नागमणि नागिन में बदलती चली गई और एकाएक वो हवा में उछली और तीर की तरह लंबी होकर नगीना की तरफ लपकी। उसका निशाना नगीना का माथा था। नगीना ने फुर्ती से अपना सिर टेढ़ा कर लिया। नगीना उसके कान के पास से होती पीछे को जा गिरी। नगीना अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने पलट कर पीछे देखने की चेष्टा नहीं की। नगीना नीचे गिरते ही पलटी और झपटने के अंदाज में नगीना की पिंडली पर पूरी ताकत से डस लिया। नगीना के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे। नागिन ने पुनः नगीना के पिंडली पर डसा। ऐसा 3 4 बार किया। नगीना के चेहरे पर पीड़ा उभरती रही। उसी क्षण नगीना ने झुककर झपट्टा मारा और नगीना को मुट्ठी में पकड़कर उसे उठा लिया, परंतु उसका फन आज़ाद था। नगीना ने उसी पर नगीना की कलाई पर डस लिया। नगीना के चेहरे पर पुनः पीड़ा के भाव उभरे। तभी नगीना के होठों से गुड्डी का स्वर निकला। नागमणि। नगीना को गुट्टी में जकड़े गुड्डी कह उठी। तू अच्छी तरह जानती है कि किसी की बुरा करने की शक्ति गुड्डियों में नहीं होती, इसलिए आज तू बच गई, वरना अभी मौत तेरे भाग्य में होती। कहने के साथ ही नगीना ने नागिन को उछाल दिया। नगीना नीचे जा गिरी और अगले ही पल वो नागमणि में बदल गई, खड़ी हुई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और परेशानी के भाव थे। शरीर के हाव भाव में तड़प थी। मेरे जहर से कोई नहीं बच सकता, नागमणि गुस्से से कह उठी। फिर तू कैसे बच गई?
इतना ज़्यादा जहर मैंने बेला नागीना के शरीर में छोड़ा है, मेरा जहर तो सेकंडों में मनुष्य को मौत की नींद सुला देता। अपने जहर पर ज़्यादा घमंड मत कर नागमणि। गुड्डी कठोर स्वर में क्या उठी। तू ये बात भूल गई कि कोई भी गुड्डी जिस शरीर को इस्तेमाल करेगी उसे सुरक्षा देना भी गुड्डी का ही काम होता है। तो तू ये कहना चाहती है कि तू मुझसे ताकतवर है? नागमणि गुर्रा उठी। इस बार तो मैंने तेरे को छोड़ दिया, गुड्डी कह उठी, परंतु अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। गुड्डी किसी की जान नहीं ले सकती, परंतु सज़ा तो दे ही सकती है। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। गुड्डी दरवाजे की तरफ बढ़ते क्या उठी। तूने अपना रास्ता ना छोड़ा तो हमारे रास्ते एक ही हो जाएंगे और कई बार हमारी मुलाकात होगी। तो तू नहीं मानेगी। गुड्डी कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ती, लेकिन तू अपने रास्ते से हट जा नागमणि। जिस रास्ते पर तू चल रही है यह रास्ता तुझे और नाग बाबा को बर्बाद कर देगा। नगीना खुला खुले दरवाजे से बाहर निकलकर पोर्च में ठिठकी। तभी नगीना को तेज चक्कर सा आया, परंतु अगले ही पल वो संभल गई और तेजी से पोर्च में खड़ी कार तक पहुंची और ड्राइविंग डोर खोलकर भीतर बैठी। दरवाज़ा बंद किया, कार स्टार्ट की। नगीना की कांच जैसी चमकती आंखों में अब लाली सी उभरने लगी थी। अगले ही पल कार आगे बढ़ी और बाहर निकलकर सड़क पर आ गई।